एपिसोड 11 टू 20। अध्याय 11 तलवारबाजी का अभ्यास। गाओ यू ने बेबसी से कहा, जियांग चेन, ज्यादा दुखी मत हो। तुम्हारे जैसी औरत इसके लायक नहीं है। मैं विवाह विच्छेद के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। जियांग चेन कहा, क्योंकि मैं स्वयं तलाक का पत्र लिखूंगी। लेकिन इस तरह सु परिवार किसी को नहीं भेजेगा। जुएर को लगा जैसे उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका उसे नुकसान उठाना पड़ा है। सु परिवार के रवैये को देखते हुए अगर कोई सचमुच आ भी जाए तो उसे बुलाने से ज्यादा आसान होगा उसे भगाना। हमें उन्हें अच्छे से खाना खिलाना पड़ेगा और हो सकता है कि वे कुछ करे भी नहीं, जियांग चेन ने कहा। चेन ने, क्या तुम्हें यकीन है? गाओ यू दुविधा में थी और फैसला नहीं कर पा रही थी। हाँ, जियांग चेन को पूरा यकीन था। उसने तुरंत ब्रश और स्याही ली, तलाक का पत्र लिखा और किसी को सु परिवार को भेजने का आदेश दिया। भेजने के लिए कहा। तलाक के पत्र के संबंध में सु परिवार इसे अस्वीकार कर सकता है। सु कियान ये दावा कर सकती है कि उसने पत्नी के कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं किया है और बिना किसी कारण के उसे तलाक नहीं दिया जा सकता। हालांकि सगाई तोड़ने की इच्छा उन्हीं की थी, इसलिए जियांग चेन के इस कदम ने उन्हें दुविधा में डाल दिया। लेकिन पूर्वी आंगन का क्या? गाओ यू बहुत चिंतित थी। माँ, कर्मचारियों पर अपनी पकड़ मजबूत करो, मुख्य उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करो और वेस्ट कोर्टयार्ड को छोड़ दो। बाकी सब। जियांग चेन ने कहा, आखिरकार क्या पश्चिमी आंगन पूर्वी आंगन की जगह ले सकता है या नहीं, ये तो दादाजी की इच्छा पर निर्भर करता है। और दादाजी के मापदंडों में उद्योग तो सिर्फ एक हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण कारक मैं हूं। गाओ यू अपने बेटे की बात समझकर सिर हिलाया। अगर मैं नए साल से पहले जुयुआन क्षेत्र तक पहुंच गया तो पश्चिम आंगन ने जो कुछ भी किया है वो सब व्यर्थ हो जाएगा, जियांग चेन ने कहा। नए साल में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। क्या ये बहुत मुश्किल नहीं होगा? माँ, क्या तुम भूल गई हो? ये सुनकर गाओ यू फिर से सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति की याद आ गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने सिर हिलाया। इसके अलावा मेरा राज्य पहले ही 7वें स्वर्ग तक पहुंच चुका है। स्पिरिट पिल और सेलेस्टियल हाईएस्ट ग्रेड स्किल के माध्यम से 7 दिनों के भीतर जियांग चेन का क्षेत्र फिर से चरम सीमा तक पहुंच गया। सचमुच। गाओ यू की सभी चिंताएं गायब हो गईं और उसने उत्साह से अपने बेटे की ओर देखा। अल्पविराम। गाओ यू के किसी को आमंत्रित न कर पाने की खबर तेजी से फैल गई, जिसमें सु परिवार के साथ विवाह का विघटन भी शामिल था। इस समय तक नानफेंग रिज में पूर्वी आंगन के पतन पर सर्वसम्मति बन चुकी थी। यहां तक कि शीतकालीन शिकार में जियांग चेन के प्रदर्शन से भी यह स्थिति नहीं बदल सकी। पहले से ही अफवाहें थीं कि नए साल के दौरान वेस्ट कोर्टयार्ड ईस्ट कोर्टयार्ड के स्वामित्व में बदलाव के लिए पुराने मालिक से आवेदन करेगा। जियांग चेन के पास बाहर की तरह तरह की अफवाहों पर ध्यान देने का समय नहीं था, वह पूरी लगन से साधना में लीन था। 2 महीनों में उनका स्तर 9 स्वर्गों तक पहुंच गया। संभवतः इसका कारण ये था कि उनका पिछला स्तर भी 9 स्वर्गों तक ही सीमित था। हालांकि सच्ची ऊर्जा के नुकसान के कारण उनका स्तर गिर गया था, लेकिन अब जब वे अपने पुराने मार्ग पर फिर से चल रहे थे तो ये स्वाभाविक रूप से पहले से कहीं अधिक तेज था। हालांकि वह इस बाधा को पार नहीं कर सका। विभिन्न लोगों के बीच की खाई एक गुणात्मक छलांग है। दिव्य उच्चतम श्रेणी कौशल और दिव्य मध्याह्न रेखा के साथ सफलता कोई समस्या नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नए साल में 1 महीने से भी कम समय बचा है। लेकिन चिंता करना बेकार है। चलिए इस अवसर का लाभ उठाकर कुछ मार्शल आर्ट सीख लेते हैं। नए साल के दौरान ये सिर्फ वहां खड़े होकर दूसरों को अपने क्षेत्र का स्तर दिखाने का मामला नहीं होगा। इस बात की पूरी संभावना थी कि युद्ध होगा। हालांकि जियांग चेन खूंखार जानवरों का शिकार कर सकता था, लेकिन खूंखार जानवरों में बुद्धि की कमी होती है और उनकी तुलना मनुष्यों से नहीं की जा सकती। मनुष्य साधना के माध्यम से शक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें उस शक्ति का उपयोग भी करना पड़ता है। यदि किसी के पास 1000 किलो शक्ति हो लेकिन वह उसका 10% भी उपयोग न कर सके तो यह निस्संदेह बहुत मूर्खतापूर्ण होगा। हालांकि बहुत समय पहले ऐसी स्थितियां आम थीं, जब तक कि महान गुरु ज्ञान वाले पूर्वजों ने मुक्केबाजी तकनीक, हथेली की तकनीक, तलवार की तकनीक, चाकू विशेषज्ञ तकनीक आदि जैसी प्रभावी युद्ध विधियों का निर्माण नहीं किया। इन सभी को मार्शल आर्ट कहा जाता था। मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के लिए सख्त नियम हैं। उदाहरण के लिए तलवारबाजी की तकनीकें। शक्तिशाली तलवारबाजी तकनीकों को करने के लिए तलवारबाजी में एक निश्चित स्तर की निपुणता की आवश्यकता होती है। तलवारबाजी में महारत हासिल करना रातों-रात संभव नहीं है। इसके लिए बुनियादी तलवारबाजी सीखना, अनुभव अर्जित करना और समय के साथ कौशल विकसित करना आवश्यक है।
लिंगयुन हॉल में संग्रहित तलवारबाजी की तकनीकें या अन्य मार्शल आर्ट केवल महान गुरु ही सीख सकते हैं। स्तर के विशेषज्ञों। यदि जियांग चेन स्वयं को उन गुणों का अभ्यास करने के लिए मजबूर करता है तो ये लाभकारी होने के बजाय हानिकारक होगा। इसलिए जियांग चेन ने फैन तू को बुलाया और उससे एक बुनियादी मार्शल आर्ट अधिमानता तलवारबाजी की तकनीक के बारे में पूछा। युवा स्वामी, क्या आपका राज्य 9 स्वर्गों तक पुनः प्राप्त कर चुका है? ये बहुत बढ़िया है। ऐसा लगता है कि दिव्य मध्याह्न रेखा के बिना भी आपकी भविष्य की उपलब्धियां बहुत ही शानदार होंगी। वह एक सीधा साधा व्यक्ति था। पूर्वी प्रांगण में किसी और की हिम्मत नहीं थी कि वह जियांग चेन के सामने दिव्य मध्याह्न रेखा का जिक्र करे। फिर फैंतू ने कहा, गुरु की तलवारबाजी की तकनीक वास्तव में स्वर्गीय पवन ताओवादी द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की गई है और इसे लीक नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर यह उपलब्ध भी होती तो युवा स्वामी वर्तमान में इसका उपयोग नहीं कर पाते। जियांग चेन को इसका मतलब समझ आ गया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने लिंगयुन हॉल की तलवारबाजी की तकनीकों का अभ्यास नहीं किया था। सरल शब्दों में कहें तो यदि तलवारबाजी की तकनीक चौथे स्तर की है और किसी व्यक्ति की तलवारबाजी की निपुणता का दांव केवल पहले स्तर का है, तो स्वयं को चौथे स्तर की तलवारबाजी की तकनीक का अभ्यास करने के लिए मजबूर करना उनकी क्षमता से बिल्कुल बाहर होगा। बेशक मार्शल आर्ट और तलवारबाजी में निपुणता के स्तर को इतनी सरलता से नहीं आंका जाएगा, लेकिन सिद्धांत वही रहेगा। जियांग चेन की वर्तमान स्थिति में लिंगयुन हॉल में किसी भी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया जा सकता है। फैन तू को वज्र दानव वशीकरण मुट्ठी इसलिए दी गई थी क्योंकि वह जुयुआन क्षेत्र में था और दशकों से मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहा था, लेकिन कई महीनों के बाद भी वह केवल प्रारंभिक स्तर पर ही था। जियांग चेन को जिन अनेक मार्शल आर्ट का ज्ञान था उनमें से वज्र दानव दमन मुट्ठी को अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी का माना जाता था। जियांग चेन ने फैन तू को इसलिए बुलाया क्योंकि वह अपने लिए उपयुक्त तलवारबाजी की तकनीक खोजना चाहता था। युवक स्वामी, मेरा इंतजार कीजिए। फैन तू उसका मतलब समझ गया और पहले कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह नौकरों के साथ किताबों के गट्ठे लेकर लौटा और उन्हें जमीन पर एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर कर दिया। ये सभी मार्शल आर्ट पूर्वी प्रांगण से प्राप्त किए गए हैं। हालांकि इन्हें महल में प्रस्तुत किया गया है, फिर भी पूर्वी प्रांगण के लोग बिना अनुमति के इनका अभ्यास कर सकते हैं। युवा स्वामी की तो बात ही अलग है। जियांग चेन की निगाह तलवारबाजी की तकनीकों पर पड़ी। उसके मन में चाकूबाजी के विशेषज्ञ बनने की तीव्र इच्छा थी। किसी को पता नहीं था कि ऐसा क्यों था, लेकिन पवित्र क्षेत्र में 10 शीर्ष विशेषज्ञों में से 8 तलवारबाजी के अभ्यासी थे। युवा प्रभु, आप कौन सा मार्ग अपनाना चाहते हैं? आमतौर पर जो व्यक्ति के दिल को भाता है वही उसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। तलवार। उत्तर मिलते ही फैन तू ने तलवारबाजी की तकनीकें चुनकर अपने सामने रख ली। जियांग चेन ने उन्हें एक एक करके देखा, लेकिन लगातार अपना सिर हिलाते हुए सोचा, ये सभी तलवार की छोटी छोटी कलाएं हैं। तलवार की महान कला तो बस 3 फुट लंबी हरी तलवार है। जियांग चेन को आखिरकार एक उपयुक्त व्यक्ति मिल गया। पवित्र आत्मा तलवार तकनीक। युवक अब तलवारबाजी का अभ्यास करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। दोनों एक विशाल आंगन में पहुंचे। फैन तू को वहां एक तेज धार वाली लोहे की तलवार मिली जो बेहद तेज थी। तलवार को पकड़े हुए जियांग चेन थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। पवित्र क्षेत्र के प्रथम तलवार देवता यिन कियानमो ने 3 वर्ष की आयु में लकड़ी की तलवार उठाई। बिना किसी तलवारबाजी तकनीक के उन्होंने अनायास ही कुछ बार तलवार चलाए और प्रारंभिक स्तर प्राप्त कर लिया, जिससे उन्होंने अपने 10 वर्षीय भाई को गिरा दिया, जो पहले से ही 5 वर्षों से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। तलवार संत दुगु यू मूल रूप से एक चाकू विशेषज्ञ थे। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने चाकू छोड़कर तलवार उठा ली और रातों रात तलवार से वध करने की विधि को आत्मसात कर लिया। 3 दिनों के भीतर उन्होंने लगातार 99 शक्तिशाली खलनायकों का वध किया, जिससे पवित्र क्षेत्र दहला गया। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं जियांग चेन तलवारबाजी का अभ्यास करूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा। पवित्र आत्मा तलवार तकनीक का पहला पृष्ठ जमीन पर खुला पड़ा था। उसमें तलवार की पहली चाल दिखाई गई थी, साथ ही एक छोटी आकृति क्रिया का प्रदर्शन कर रही थी और कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां भी थीं। जियांग चेन ने चुपचाप इसे याद कर लिया, फिर अपनी नजर हटा ली। क्रम और मुख्य बिंदुओं को याद करने के बाद उसने अपने हाथ में मौजूद तलवार को घुमाया। मुझे आश्चर्य है कि युवा स्वामी तलवारबाजी में कैसा प्रदर्शन करेंगे, फैन तू ने उत्सुकता से भरे चेहरे के साथ कहा। उनके गुरु एक कुशल तलवारबाज थे, इसलिए युवा स्वामी को भी यह हुनर विरासत में मिला होगा। हालांकि उनका चेहरा तुरंत अजीब सा हो गया। तलवारबाजी का अभ्यास करते समय जियांग चेन अनाड़ी प्रतीत हुआ। बिल्कुल सही, अनाड़ी।
कृपया इसे ले जाए। अध्याय 12 बाएं हाथ की तलवार। यहाँ तक कि वह व्यक्ति भी जो मुक्केबाजी का इस्तेमाल करता था इसे देख सकता था। जियांग चेन को ऐसा लगा मानो उस पर ठंडे पानी का एक बेसिन उंडेल दिया गया हो जिससे उसका खून जम गया हो। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन जब उसने अपनी तलवार चलाई तो उसे अजीब और बेमेल महसूस हुआ। तलवार की पहली चाल चलने से पहले ही वह लगभग खुद को घायल कर बैठा था। भले ही मैं असाधारण रूप से प्रतिभाशाली न हूं, फिर भी इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए, है ना? जियांग चेन ने बड़ी अनिच्छा से अपने हाथ में पकड़ी तलवार को देखा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में उसके पिछले प्रदर्शन ने उसे काफी उम्मीदें जगा दी थीं। युवक, निराश मत होइए। दूसरे हथियार आजमाए। मैं हथियार रखने का रैक ले आता हूं। फान तू ने युवक का उदास चेहरा देखा और वह सहन नहीं कर सका। उसने युवक के लिए 18 प्रकार के हथियार लाने का फैसला किया। जियांग चेन को बोलने का मौका दिए बिना ही वह तेजी से वहां से चला गया। जियांग चेन जमीन पर बैठा था, उसे अजीब सी चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही थी। असफलता का स्वाद अच्छा नहीं था। एक पल इंतजार करें। जियांग चेन को अचानक एक प्रेरणा मिली, मानो उसके सभी संदेहों का उत्तर मिल गया हो। उसने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी 5 उंगलियों को देखा। अपने पिछले जीवन में वह बाएं हाथ से काम करता था, लेकिन ये शरीर, जो उसका नहीं था, सामान्यतः दाएं हाथ से काम करने वाला था और उसने दैनिक जीवन में इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। जब उसने अब तलवारबाजी का अभ्यास करना शुरू किया तभी उसे यह बात याद आई। बाएं हाथ से कोशिश करो। जियांग चेन के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और उसने तलवार को अपने बाएं हाथ में ले लिया। अचानक तलवार पकड़े हुए हाथ की हथेली से एक निर्मल ऊर्जा का प्रवाह उसके हृदय में प्रवाहित हुआ। जब उसने दोबारा तलवार चलाई तो सब कुछ इतना सहज और सुचारू था। संदेह वास्तव में। जियांग चेन अपनी हंसी नहीं रोक सका और उसके हाथ में तलवार और भी तेज और स्थिर गति से चलने लगी। पवित्र आत्मा तलवार कला प्रथम रूप, चंद्रमा को आलिंगन करना और अच्छी तरह से उड़ना। ये पवित्र आत्मा तलवार कला की शुरुआती चाल थी, जो बिजली की तरह प्रहार करती थी, दुश्मन को चौंका देती थी और फिर दुश्मन की प्रतिक्रिया के आधार पर तलवार की अगली चालों का निर्णय लेती थी। पवित्र आत्मा तलवार कला के कुल 6 रूप थे, जिनकी कठिनाई का स्तर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता था। इन सभी रूपों में महारत हासिल करने पर ही कोई तलवार विद्या के प्रवेश द्वार तक पहुंचने का पात्र माना जा सकता था। जैसे ही तलवार घूमी, वह चांदी के ड्रैगन की तरह गतिमान हुई और तलवार की ऊर्जा एक तेज हवा में परिवर्तित होकर प्रचंड रूप धारण कर ली। हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ। फैन तू हथियारों से भरा एक रैक खुद लेकर लौटा, जिसमें नुकीली लाठी सहित कई तरह के हथियार थे। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रैक जमीन पर गिर गया। वह अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। ये समझ नहीं पा रहा था कि जियांग चेन इतने कम समय में तलवारबाजी के नौसिखिए से इतना अद्भुत व्यक्ति कैसे बन गया। तलवार की गति के बल पर जियांग चेन ने थोड़े ही समय में प्रथम शैली में महारत हासिल कर ली थी। पवित्र आत्मा तलवार कला द्वितीय रूप, तलवार की ऊर्जा स्वर्ग तक पहुंचती है। जल्द ही उन्होंने दूसरा रूप शुरू किया और यह अभी भी केवल शुरुआत थी। पवित्र आत्मा तलवार कला का चौथा रूप, स्वयं को बाहों में झोंक देना। पवित्र आत्मा तलवार कला का छठा रूप, बादल में उड़ने वाली तलवार नृत्य। जियांग चेन ने एक ही बार में सभी 6 फॉर्म का अभ्यास किया। अभ्यास में इतना मग्न था कि उसे अंत में ही इसका अर्थ समझ आया और वह बेहद उत्साहित था। अंत में आंगन तलवार की ऊर्जा से भर गया था और सूखे हुए गिरे हुए पत्ते हवा में उड़ गए, इधर उधर टकराते हुए, और जब अंतिम आकृति जमीन पर उतरी तो एक धमाके के साथ फट गए। हे भगवान, पहली ही कोशिश में पवित्र आत्मा तलवार कला को पूरी तरह से समझ लेना, ये तो निश्चित रूप से तलवारबाजी में एक विलक्षण प्रतिभा है। फैन तू विस्मय से देखता रहा, फिर पास जाकर पूछा, युवक स्वामी, आपने ये कैसे किया? मुझे भी नहीं पता। दाहिने हाथ से तलवार पकड़ना बहुत अटपटा लग रहा था, इसलिए मैंने बाएं हाथ से पकड़ लिया। मुझे इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं थी। क्या तलवारबाजी की कोई और उन्नत कलाएं हैं? कोई व्यक्ति जीवन भर केवल एक ही तलवारबाजी कला का अभ्यास नहीं करता, वह एक कला में महारत हासिल करता है, फिर अधिक कठिन कलाओं की ओर बढ़ता है, और पिछली तलवारबाजी कला उसकी तलवारबाजी की विधा का हिस्सा बन जाती है। जियांग हवेली में पवित्र आत्मा तलवार कला को सबसे उन्नत माना जाता है। इससे भी उन्नत कलाएं जियांग हवेली के मार्शल टॉवर में मिल सकती हैं, लेकिन अब जब पुराने गुरु किसी से नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम वहां प्रवेश कर पाएंगे। फैन तू ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, गुरु की तलवारबाजी कला बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है।
हालांकि युवा स्वामी तलवारबाजी कला बदलने में जल्दबाजी न करें। पहले इस कला में महारत हासिल करें। उन्हें चिंता थी कि जियांग चेन ने एक ठोस नींव नहीं रखी है, जो भविष्य में बहुत हानिकारक साबित होगी। जियांग चेन ने सिर हिलाया। पवित्र आत्मा तलवार कला को पूरी तरह से समझने के लिए वास्तविक युद्ध अभी भी आवश्यक था। युवक स्वामी, कोई व्यक्ति तुरंत यह निर्धारित नहीं कर सकता कि कौन सा युद्ध कौशल उसके लिए उपयुक्त है। तलवारबाजी में आपने जो स्तर दिखाया है वह शायद आपका उच्चतम स्तर भी न हो। अंकल फैन, आप मुझे अपनी मुक्केबाजी की तकनीक सिखाने के लिए बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं ना? जियांग चेन ने मजाक में कहा। हा, जब तक युवा स्वामी तैयार है मैं आपको वह सब कुछ सिखाने की गारंटी देता हूं जो मैं जानता हूं। मेरी मुक्केबाजी की तकनीकों की कोई सीमा नहीं है। तो चलिए कोशिश करते हैं। जियांग चेन उत्सुक था, वह देखना चाहता था कि उसकी समझने की क्षमता वास्तव में क्या है। किसी व्यक्ति की साधना की गति एक प्रकार की बोध क्षमता है, और तलवारबाजी या अन्य तलवार कलाओं, हस्तरेखा कलाओं आदि में उनकी समझ का स्तर भी बोध क्षमता है। जब दोनों प्रकार की बोध क्षमता असाधारण हो तभी किसी व्यक्ति को प्रतिभावान कहा जा सकता है। कहावत के अनुसार लगन प्रतिभा की कमी को पूरा कर सकती है, लेकिन कौन नहीं चाहता कि उसके पास असाधारण समझने की क्षमता हो। फैन तू ने उसे मुक्केबाजी की एक प्रारंभिक तकनीक सिखाई। इस बार बाएं या दाएं हाथ के मुद्दे पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और जियांग चेन ने इसे जल्दी से सीख लिया। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, युवा स्वामी में सभी मार्शल आर्टों में बहुत उच्च स्तर की बोध क्षमता है। अपनी हैरानी के अलावा फैन तू ने युवा स्वामी को निर्देश देना आवश्यक समझा और गंभीर भाव प्रकट किया। मैं अब भी युवा स्वामी को तलवार का इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम जैसे कठोर लोग हथियार चलाना नहीं चाहते, 1 इंच लंबा होना ही ताकतवर होता है। वास्तव में हम मजबूरी में ही अपने शरीर और खून का इस्तेमाल धारदार हथियारों का सामना करने के लिए करते हैं। तलवार और धारदार हथियारों जैसे हथियारों का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक वे आपके तीसरे हाथ न बन जाएं। हमारी समझने की क्षमता थोड़ी कम है, इसलिए हम केवल अपने 2 हाथों पर ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। युवा स्वामी, आप में समझने की अपार क्षमता है, लेकिन हर किसी के पास प्रतिदिन समान समय होता है। युवा स्वामी को किसी एक चीज में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए, अन्यथा आप किसी भी चीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करो अंकल फैन, मुझे वह सिद्धांत पता है। जियांग चेन मुस्कुराया। वह वास्तविक युद्ध के माध्यम से अपनी तलवारबाजी में सुधार करना चाहता था, लेकिन उसे जल्द ही याद आ गया कि अब उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता जुयुआन क्षेत्र तक पहुंचना है। तलवारबाजी तो केवल एक दिखावा मात्र थी। कुछ सहायता के बिना मैं 1 महीने में जुयुआन क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाऊंगा। हालांकि मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि जल्दबाजी में काम बिगड़ता है, फिर भी हमें परिस्थितियों के अनुसार ढलना सीखना चाहिए। जियांग चेन ने जुयुआन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए इस अवसर का उपयोग करने का निर्णय लिया। रसायन विद्या, ची रूपांतरण गोली, क्यूई संघनन क्षेत्र में प्रवेश करके जुयुआन क्षेत्र में पहुंचने के लिए एक चमत्कारी आध्यात्मिक गोली। इस आध्यात्मिक गोली का स्तर उच्च नहीं था और इसमें प्रयुक्त सामग्री दुर्लभ नहीं थी, लेकिन पवित्र क्षेत्र की 3 महान शक्तियों का इस पर एकाधिकार था। आखिरकार यह एक चमत्कारी आध्यात्मिक गोली थी जो जुयुआन क्षेत्र के साधकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकती थी, जिससे पवित्र क्षेत्र में महान शक्तियों के अस्तित्व को खतरा था, इसलिए इसे नियंत्रित करना आवश्यक था। बेशक महान शक्तियां पवित्र क्षेत्र में एक निश्चित मात्रा में क्यूई रूपांतरण गोलियों के प्रचलन की अनुमति भी देंगी। 3 महान शक्तियों में से एक होने के नाते लिंगयुन हॉल में स्वाभाविक रूप से क्यूई रूपांतरण की गोलियां मौजूद थीं। इसलिए वह फानतू को मुख्य हॉल में ले गया ताकि वह अपनी मां को ढूंढ सके और औषधीय सामग्री खरीदने के लिए पैसे मांग सके। मुख्य हॉल में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सभी नौकर बाहर खड़े थे और मुख्य दरवाजा कसकर बंद था। जियांग चेन चलकर पास आया, उसका अभिवादन करने आए जुएर को देखा और पूछा, जुएर क्या हुआ? इस नौकरानी के मुंह से, जो कोई रहस्य नहीं रख सकती थी, जियांग चेन को पता चला कि पश्चिमी आंगन में फिर से परेशानी खड़ी हो गई है। नव वर्ष आने में ज्यादा समय नहीं बचा था, और पूरे साल की कड़ी मेहनत के बाद जियांग मनों के प्रत्येक आंगन से लोगों को अतिरिक्त पुरस्कार मिलेंगे। अतीत में पूर्वी आंगन में औषधीय सामग्रियों का भंडार जमा किया जाता था और उन्हें परिष्कृत करने के लिए एक आध्यात्मिक रसायनज्ञ को आमंत्रित किया जाता था। इन औषधियों का एक हिस्सा वितरित किया जाता था और दूसरा हिस्सा पैसे के लिए बेचा जाता था। ईस्ट कोर्टयार्ड की मौजूदा स्थिति का मतलब था कि उन्हें नए साल का अच्छा स्वागत करने के लिए स्पिरिट पिल्स के इस बैच की जरूरत थी। अन्यथा पूर्वी आंगन में सेवा कर रहे वफादार सेवकों को नए साल का कोई इनाम भी नहीं मिलेगा,
जो न केवल निराशाजनक होगा बल्कि पश्चिमी आंगन के लोगों की तुलना में शर्मनाक भी होगा। पश्चिमी आंगन को इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने मौका देखकर हमला कर दिया। उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए पूर्वी आंगन के साथ हमेशा सहयोग करने वाले आध्यात्मिक रसायनज्ञ को स्पिरिट पिल्स बनाने से मना कर दिया। यदि वह उनमें सुधार भी कर लेता है तो भी उसका मूल 30% पारिश्रमिक बढ़ाकर 50% करना होगा। इस समय गाओ यू अंदर उस आध्यात्मिक रसायन शास्त्री के साथ चर्चा कर रही थी। अध्याय 13 व्हाइट वाटर सिटी। वह निकम्मा आध्यात्मिक कीमियागर जियांग चेन को उस आध्यात्मिक रसायनज्ञ से स्पिरिट पिल्स प्राप्त हुई थीं। पवित्र क्षेत्र में इस प्रकार से परिष्कृत स्पिरिट पिल्स प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हाथ तोड़ दिए जाते थे। इसी अवमानना के कारण जियांग चेन ने इंतजार नहीं किया। वह सीधे मुख्य द्वार के बाहर चला गया और ठीक उसी समय अंदर हो रही बातचीत सुनने को मिली। महोदया, दरअसल एक और तरीका है। अगर आप तैयार हो तो मैं आपके लिए स्पिरिट पिल्स को मुफ्त में परिष्कृत भी कर सकता हूँ। आध्यात्मिक रसायनज्ञ की आवाज बहुत युवा लग रही थी। ओह, क्या बात है! गाओ यू की आवाज सुनकर जियांग चेन ने कल्पना की कि उसके चेहरे पर खुशी के भाव होंगे। पिता की अनुपस्थिति में उनकी मां अभी भी मामलों के प्रबंधन के मामले में बहुत भोली थी। वह अंदाजा लगा सकता था कि आध्यात्मिक कीमियागर की मांगें बिल्कुल ही अनुचित होंगी। मानसिक तैयारी के बावजूद जियांग चेन इसे सुनकर क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। फैंग ली जियान अब यहाँ नहीं है। मुझे लगता है कि मैडम अकेले रहकर अकेली महसूस कर रही होंगी। मैं उनकी सेवा करने को तैयार हूँ। आध्यात्मिक रसायन शास्त्री का स्वर दुराचार से भरा था और उसके बाद के शब्द एक कामुक हंसी के साथ व्यक्त किए गए। फैंग ली जियान उनके पिता की उपाधि थी। बेशर्म! गाओ यू के कुछ करने से पहले ही जियांग चेन दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी मां ऐसे आदमी से निपटने में अपनी जीवन शक्ति बर्बाद करे। उसने तुरंत आध्यात्मिक रसायन शास्त्री को पहचान लिया। लगभग 20 वर्ष का एक युवक, साधारण दिखने वाला, सलीके से कपड़े पहने हुए। दुर्भाग्य से उसका अपना स्वभाव ही ऐसा था जिससे वह बेमेल लग रहा था, खासकर उसके चेहरे पर उस कामुक मुस्कान के कारण। तुम कौन हो? जियांग चेन को अंदर आते देख वह घबराने के बजाय बहुत गुस्से में आ गया। चेन एर, गाओ यू ने चिंतित होकर कहा। अंकल फैन, उसे थप्पड़ मारो। हाँ फैन, तू उसके पीछे से आगे बढ़ा। जल्दबाजी मत करो, मैं एक आध्यात्मिक रसायन शास्त्री हूँ। युवक चौंक गया और उसने तुरंत अपनी पहचान बता दी। और तब आध्यात्मिक कीमियागर के रूप में अपनी पहचान के अलावा इस व्यक्ति का क्षेत्र केवल ची संघनन क्षेत्र 9 वर्ग था। क्या तुम जानते हो कि अगर तुमने किसी आध्यात्मिक रसायन शास्त्री को नाराज किया तो क्या होगा? पूर्वी प्रांगण में न केवल आध्यात्मिक गोलियां नहीं मिलेंगी बल्कि इससे तुम्हारे जियांग हवेली पर भी आरोप लग सकता है। युवक को डर था कि जियांग चेन स्थिति को नहीं समझेगा और बेवजह पिट जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से स्थिति स्पष्ट कर दी। बोलने के बाद उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और जियांग चेन के माफी मांगने का इंतजार करने लगा। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। मेरी मां का अपमान करने के लिए तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अंकल फैन, अब और संकोच मत करो। अब आध्यात्मिक कीमियागर चाहे कुछ भी कहे, अंकल फैन रुकने वाले नहीं थे। मां, जल्दबाजी मत करो। गाओ यू उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसे डर था कि वह कोई मूर्खतापूर्ण काम न कर दे। मां, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मेरी मालकिन का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। फैन तू मुस्कुराया और आध्यात्मिक रसायन शास्त्री का कंधा पकड़कर अपना विशाल हाथ उस युवक के चेहरे पर बेतहाशा घुमाया। जुयुआन क्षेत्र के साधक की शक्ति ऐसी थी जिसे ची संघनन क्षेत्र का साधक सहन नहीं कर सकता था और उसका पूरा चेहरा पल भर में सूज गया। तुम्हारा काम तमाम हो गया, तुम्हारा जियांग मनो खत्म हो गया। दर्द से कराहता हुआ वह युवक अभी भी चिल्ला रहा था। आपको अपनी चिंता करनी चाहिए। तुम और क्या करना चाहते हो? आध्यात्मिक रसायन शास्त्री कांप उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग चेन कुछ और भी भयावह करना चाहता हो? तुम मेरे जियांग हवेली में आए, मेरी मां का अपमान किया। क्या तुम्हें लगता है कि इसका अंत इतनी आसानी से हो जाएगा? अंकल फैन, उसकी बाहें तोड़ दो और उसे बाहर फेंक दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आध्यात्मिक कीमियागर चिल्लाया। इसमें हिम्मत न करने जैसी क्या बात है? जियांग चेन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। फैन तू कुछ करने ही वाली थी कि अचानक जियांग चेन ने पुकारा, एक पल रुकिए। युवक को राहत महसूस हुई क्योंकि उसे लगा कि जियांग चेन पीछे हट गया है। उसे बाहर ले जाओ और उससे निपटो। मेरी मां को परेशान मत करो, समझा? फैन तू ने उस युवक को चूजे की तरह मरोड़ दिया। कुछ ही देर बाद दिल दहला देने वाली चीखें और हड्डियों के टूटने की आवाजें गूंज उठीं।
युवा स्वामी, वह आदमी बेहोश हो गया। फैन तू कमरे में वापस आ गया। उसे बाहर निकाल दो और उसे अपने हाल पर छोड़ दो। ठीक है। गाओ यू भी उतनी ही आक्रोशित थी, लेकिन उससे ऐसा करने के परिणामों की चिंता थी। उसने कहा, जियांग चेन, उसका गुरु एक महान आध्यात्मिक रसायन शास्त्री है। अगर वह इस राह पर चलता है तो यह अच्छा नहीं होगा। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। माँ, कृपया आराम करो और नए साल की तैयारी करो। जियांग चेन ने उन्हें दिलासा दिया। लेकिन गाओ युए को सचमुच चैन नहीं आ रहा था। इस मामले की तो बात ही छोड़िए, पूर्वी आंगन की मौजूदा स्थिति भी बेहद खराब थी। स्पिरिट पिल्स के इस बैच के बिना तो सब ठीक था, लेकिन अब पूर्वी आंगन के पास आय का कोई और स्रोत नहीं है। पूर्वी आंगन की आय पिछले कुछ वर्षों में काफी अधिक रही थी, लेकिन वह सब जियांग मनो को सौंपनी पड़ती थी, इसलिए ज्यादा बचत नहीं हो पाए। ये कम करो का भी एक परिणाम था। माँ, क्या जियांग हवेली में औषधीय सामग्रियां पहले से ही मौजूद हैं, बस एक आध्यात्मिक रसायनज्ञ की कमी है? जियांग चेन ने पूछा। उसका सवाल सुनकर गाओ यू की आंखें चमक उठी और उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को भी रसायन विद्या आती हो? जियांग चेन ने बहुत ही प्यारी मुस्कान दी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। 5 दिन बाद 10,000 पहाड़ों में स्थित बैशुई शहर भी एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था, जिसकी तुलना नानफेंग रिज में स्थित जियांग मनो से की जा सकती थी। हालांकि पूरा शहर एकजुट नहीं था। यह विभिन्न शक्तियों द्वारा गठित किया गया था और एक शक्ति के रूप में एकजुट नहीं हो सका, जो जियांग मनो से एक बड़ा अंतर था। इस समय इस शहर में 2 लोग जियांग चेन की वजह से नाराज थे। उनमें से एक थे काओ चेंग हुआ, जो 10,000 पहाड़ों में भी प्रसिद्ध एक महान आध्यात्मिक रसायन शास्त्री थे। उनका चेहरा उदास था और उनके शिष्य शियाओ हाय उनके सामने घुटने टेककर फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी दोनों भुजाएं बेजान लटकी हुई थीं। गुरुजी, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। जियांग हवेली का वही युवा स्वामी बहुत ही निर्दयी था। उसने बिना कुछ कहे मुझे इस तरह पीटा। जब मैं जागा तो बर्फ में पड़ा हुआ था। अगर मैं जल्दी न उठता तो शायद ठंड से जमकर मर जाता। काओ चेंग हुआ कुछ देर चुप रहे और फिर पूछा, क्या उसने सचमुच बिना कारण के काम किया? क्या तुमने रसायन शास्त्र में कोई गलती नहीं की? बिल्कुल नहीं। ची गैदरिंग पिल्स को परिष्कृत करने में मेरी सफलता दर लगभग 100% है। जियांग मनो को ये बात पता है और आपने आध्यात्मिक कीमियागर के रूप में अपनी पहचान का फायदा उठाकर दूसरों को धमकाया नहीं। काओ चेंग हुआ ने फिर पूछा। मालिक, शाओ हाय चिल्लाते हुए बोला, जियांग हवेली सचमुच आध्यात्मिक रसायन शास्त्रियों से डरती है। इससे पहले कि जियांग हवेली के उस युवा स्वामी ने कुछ किया, मैंने कहा कि मैं एक आध्यात्मिक रसायन शास्त्री हूं और उसने तुरंत किसी को मुझे थप्पड़ मारने का आदेश दिया। मैंने कहा कि एक आध्यात्मिक रसायन शास्त्री को नाराज करने से जियांग हवेली पर मुसीबत आएगी और उसने तुरंत किसी को मेरी बाहें तोड़ने का आदेश दिया। मैं अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दूसरों को कैसे धमका सकता हूं? ऐसा लगता है कि जियांग मनो सचमुच अहंकारी हो गया है। काओ चेंग हुआ ने ठंडी सांस ली। उसे शियाओ हाई की दयनीय हालत पर कोई अफसोस नहीं था, बस इतना था कि दूसरों का इस तरह एक आध्यात्मिक रसायनज्ञ की उपेक्षा करना और यहाँ तक कि अपने गुरु उसे भी नजरअंदाज करना उसे बहुत गुस्सा दिला रहा था। नया साल जल्द ही आ रहा है। उस समय हम जियांग मनो में श्रद्धांजलि अर्पित करने जाएंगे। काओ चेंग हुआ ने कहा। गुरु आपका धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। शाओ हाई को इसका मतलब समझ आ गया था और वह बेहद उत्साहित हो गया और उसने कामना की कि नया साल तुरंत आ जाए। काओ चेंग हुआ ने कहा, आपके हाथ पूरी तरह से बेकार नहीं हुए हैं। मरहम लगाने से उन्हें फिर से जोड़ा जा सकता है, लेकिन आप अगले 3 महीनों तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गुरुजी, मैं चाहता हूं कि जियांग मनो मुझे इन 3 महीनों के नुकसान की 10 गुना भरपाई करे। कोई बात नहीं। अल्पविराम अल्पविराम। दूसरी ओर बैशुई शहर में सुपरिवार सुखियान के साधना एकांतवास से बाहर आने के बाद उसकी पहली पूछताछ जियांग मनो के साथ विवाह गठबंधन के बारे में थी। वही ये जानना चाहती थी कि क्या विवाह विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसे जो जवाब मिला उससे वह बेहद क्रोधित हो गई। रद्द करना, मुझे रद्द करना, ये कहना कि मुझमें कोई प्रतिभा या सद्गुण नहीं है, बड़ों का अपमान, धिक्कार है। तुम जियांग चेन अपनी वर्तमान स्थिति में भी इतने अहंकारी होने की हिम्मत कैसे करते हो? फैंग ली जियांग ब्लैक ड्रैगन रसातल के नीचे कैद है। जियांग हवेली पहले ही खाली हो चुकी है। बस थोड़ा इंतजार करो जियांग चेन, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि नए साल के दौरान तुम्हारी हालत खराब हो। सुखियान नव वर्ष के दौरान जियांग हवेली नहीं जा सकी, लेकिन वह अपने अच्छे दोस्तों से अपना गुस्सा निकालने में मदद मांग सकती थी।
एक बार जब मुझे कोई प्रसिद्ध गुरु मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे जियांग मनो को इसका बहुत पछतावा करवाऊंगा। सु qian ने जियांग चेन द्वारा स्वयं लिखे गए विवाह निरस्तीकरण पत्र को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। अध्याय 14 दिव्य श्रेणी की ऊर्जा संचय गोली। हालांकि न तो काओ चेंगहुआ और न ही सु qian ने यह उम्मीद की होगी कि जियांग चेन पहले ही बैशुई शहर पहुंच चुका होगा। जैसे जैसे नया साल नजदीक आ रहा था, भारी बर्फबारी के कारण सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो गई थीं। फिर भी एक टीम बर्फ से बाहर निकली। उनके घोड़ों के खुर बर्फीली जमीन को रौंद रहे थे, जिससे बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। सड़क के दोनों ओर के घरों की खिड़कियों के पीछे से उत्सुक निगाहें दिखाई देने लगीं, जो ये देखना चाहती थीं कि इस तरह के मौसम में किस तरह के घोड़े यात्रा कर सकते हैं। फिर उन्होंने ड्रैगन घोड़ों की एक समान पंक्ति देखी। इस जमा देने वाली ठंड में ड्रैगन हॉर्स उन बलवान पुरुषों की तरह थे जिन्होंने अपने कपड़े उतार दिए हों। वे गर्व से आकाश और पृथ्वी के बीच चल रहे थे। उनके शरीर से निकलने वाली गर्मी की लहरें जमा हुई बर्फ को पिघला रही थीं। घोड़ों पर सवार लोग स्वाभाविक रूप से बहुत गर्मी महसूस कर रहे थे। 10,000 पहाड़ों में इस तरह की घोड़ों की टीमें तो ज्यादा नहीं है ना? ये कौन हो सकता है? बैशुई शहर के लोग बहुत उत्सुक थे, लेकिन घुड़सवारों की टीम के लोग अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी पहचान बताने वाली हर चीज को छिपा दिया था। सभी लोग कसकर लिपटे हुए थे, सिर पर लबादा ओढ़े हुए थे, उनके चेहरे ढके हुए थे। युवा प्रभु, स्पिरिट पिल्स बेचने जैसा छोटा सा मामला मुझ पर छोड़ा जा सकता है, स्वयं आने की क्या आवश्यकता है? फैन तू अब जियांग चेन से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। उसका युवा स्वामी सर्वशक्तिमान प्रतीत होता था, यहाँ तक कि रसायन विद्या में भी सक्षम था, जो सहजता से सभी सामग्रियों को आत्मा की गोलियों में बदल देता था। परिणाम और गुणवत्ता दोनों ही जियाओ हाई नामक उस आध्यात्मिक कीमियागर से कहीं बेहतर थे। मैं इस बार सिर्फ स्पिरिट पिल बेचने ही नहीं आया हूँ, बल्कि स्पिरिट पिल बनाने के लिए आवश्यक सामग्री भी प्राप्त करने आया हूँ, जियांग चेन ने कहा। वह फानतू को औषधीय सामग्रियों के बारे में बता सकता था और फानतू से उन्हें वापस लाने के लिए कह सकता था। हालांकि वो सहज नहीं था, क्योंकि ये दो अलग अलग दुनियाएं थीं। यदि नौस्वर्ग महाद्वीप में औषधीय सामग्रियों के नाम अलग अलग थे और वह गलत सामग्री वापस ले आया, तो आने जाने में लगभग नए साल तक का समय लग जाएगा और जुयुआन क्षेत्र तक न पहुंच पाना उसे वास्तव में चिंतित कर रहा था। ठीक है, फैन तू ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और जियांग चेन को बैशुई शहर की एक गली में ले गया। ये तियानिक्सिंग मर्चेंट एसोसिएशन है। हम अक्सर यहाँ के मालिक से लेन देन करते हैं, इसलिए हम उनसे काफी परिचित हैं। फैन तू बोलते बोलते घोड़े से उतर गया और सबसे शानदार इमारत की ओर चल पड़ा, जो एक दुर्लभ दुकान थी जो अभी भी खुली हुई थी। अपने बॉस को बुलाओ, हमें व्यावसायिक मामलों पर चर्चा करनी है। अरे, ये तो मास्टर फैन है। क्या संयोग है, बॉस तो यहाँ नहीं है। मैं बातचीत को बखूबी संभाल लूंगा, एक कर्मचारी ने फैन तू की बातों को गंभीरता से न लेते हुए हंसते हुए कहा। फैन तू को सचमुच लगा कि मालिक वहां नहीं है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रबंधक को पूर्वी आंगन की मौजूदा स्थिति के बारे में पता चल गया था और अब वह जियांग मनो के पूर्वी आंगन को पहले की तरह महत्व नहीं देता था। हम स्पिरिट पिल के कारोबार पर चर्चा कर रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? अगर नहीं, और आप बार बार अपने बॉस से निर्देश मांगकर हमें देरी करवाते हैं, तो मेरे पास आपके साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। जाए, मेरे लिए अपने बॉस को फोन कीजिए, जियांग चेन ने कहा। सेवक जियांग चेन के शब्दों के पीछे की सच्चाई को समझ नहीं पाया और यह सोचकर कि भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है, उसने उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने जबरदस्ती मुस्कुराया और जल्दी से चला गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतने यथार्थवादी होंगे। फैन तू ने उसे व्यापारी संघ के अंदर की ओर भागते हुए देखा और तुरंत असंतुष्ट होकर बड़बड़ाते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। जियांग चेन ने धीरे से हंसते हुए कहा, ये दुनिया बिल्कुल ऐसी ही है, बिना ताकत के कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। सौभाग्य से इस बार वह अच्छी तरह से तैयार था। पहले पूर्वी आंगन अक्सर व्यापारी संघ के साथ व्यापार करता था और स्पिरिट पिल्स अब कोई नई बात नहीं रह गई थी। लेकिन इस बार बात अलग थी। सभी क्यूई गैदरिंग पिल्स को जियांग चेन ने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया था। इसलिए क्यूई गैदरिंग पिल्स का ग्रेड दिव्य ग्रेड था। एक गोली का मूल्य साधारण ची गैदरिंग पिल की तुलना में दर्जनों गुना अधिक था। जैसा कि उन्होंने कहा, यह व्यवसाय बहुत बड़ा था। कुछ ही समय बाद सेवक सबके सामने फिर से प्रकट हुआ। उसके साथ 20 वर्ष की एक खूबसूरत महिला थी, जिसने अनार के रंग का मिंट का चोला पहना हुआ था और जो कुलीनता का भाव प्रकट कर रही थी।
उसके काले चमकदार बाल उसके माथे पर विलो के पत्ते की आकृति बना रहे थे और उसकी पतली विलो जैसी भौहों के नीचे जीवंत आंखों की एक जोड़ी थी। जियांग चेन और फैन तू असमंजस में दिख रहे थे। यह महिला स्वाभाविक रूप से तियानिक्सिंग व्यापारी संघ की अध्यक्ष नहीं हो सकती थी। ये राष्ट्रपति की प्रिय पुत्री यंग मिस जू रोंग है, कर्मचारी ने कहा। जू रोंग ने जियांग चेन को सवाल करने का मौका दिए बिना सीधे कहा, चाहे किसी भी तरह का कारोबार हो, आप मुझसे इस बारे में बात कर सकते हैं। जियांग मनो के लोग नाखुश थे, लेकिन व्यापारी संघ ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था, इसलिए वे ज्यादा कुछ नहीं कह सके। तुरंत ही समूह को एक कमरे में ले जाया गया। जू रोंग का रवैया ठंडा और अहंकारी था, उसमें मेजबान होने का कोई गुण नहीं था। वह बैठ गई और बोली, बोलिए, आप किस काम की बात करना चाहते हैं? स्पिरिट पिल्स। कौन सी कक्षा? जू रोंग ने बिना रुके ही यह सवाल पूछा। प्रथम श्रेणी। कितने? 300। ये सुनकर जू रोंग की भौहें थोड़ी ऊपर उठी और वह बाहें मोड़कर पीछे झुक गई और मुस्कुराते हुए बोली, यह कोई बड़ा मामला नहीं है, स्टीवर्ट लियू इस बारे में आपसे बात कर सकते हैं। इतना कहकर वह उठ खड़ी हुई और जाने का इरादा करने लगी। हालांकि उसने अनादरपूर्ण ढंग से बात नहीं की, लेकिन उसके हावभाव और लहजे ने फैंतू को बहुत नाराज कर दिया। जब मैं व्यापारी संघ में आता था तब आपका रवैया ऐसा नहीं था। फैंतू को लगा कि उसने काफी धैर्य रखा है, लेकिन उसे तियानिक्सिंग व्यापारी संघ से इस तरह की जोखिम भरी हरकत की उम्मीद नहीं थी। यह उससे पहले की बात है। जाने ही वाली जू रोंग ने फैंतू की ओर मुड़कर देखा, फिर उसकी नजर जियांग चेन पर पड़ी और उसने कहा, सच कहूं तो ईस्ट कोर्टयार्ड का कारोबार हमेशा से छोटा रहा है। मेरे पिता फैंग ली जियांग का बहुत सम्मान करते थे, इसीलिए उन्होंने आपको सम्मानित अतिथि की तरह माना। फिलहाल उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया और एक चंचल मुस्कान बिखेर दी। अगर ऐसा है तो ठीक है। मुझे लगता है कि वैश्विक शहर में आपके व्यापारी संघ के अलावा और भी बहुत कुछ है। चुप रहे जियांग चेन खड़े हो गए। जरूर कीजिए। जू रोंग अभी भी मुस्कुरा रही थी। समूह के लोग तियानिक्सिंग मर्चेंट एसोसिएशन से तब चले गए जब उनकी कुर्सियां अभी गर्म भी नहीं हुई थीं। वे अत्यधिक निराशा और बहुत खराब मनोदशा से ग्रस्त थे। जू रोंग उनके पीछे पीछे दरवाजे तक गई और बोली, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि भले ही अन्य व्यापारी संघ इस समझौते को स्वीकार कर लें, इससे हम पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। समस्या आपकी मानसिकता में है। सिर्फ इसलिए कि आपके पास कुछ मुर्गी के पंख हैं, आप सम्मानित अतिथि की तरह व्यवहार किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। 300 ची गैदरिंग पिल्स और तुम राष्ट्रपति से मिलना चाहते हो। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि पूर्वी आंगन पहले जैसा ही है? अभी अभी फटकार खा चुके स्टीवर्ट लियू नाराज थे और उन्होंने अपनी कुंवारेपन को जाहिर करने के लिए युवा मालकिन के अधिकार का इस्तेमाल किया। फैन तू इतना क्रोधित था कि वह उसे सबक सिखाने ही वाला था, लेकिन जियांग चेन ने उसे रोक दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। जियांग चेन ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए लोगों को पूर्वी आंगन से वैश्विक शहर के एक अन्य व्यापारी संघ, फीमा व्यापारी संघ की ओर ले गया। जू रोंग और स्टीवर्ट लियू ने उन्हें प्रवेश करते हुए देखा। उनके चेहरे पर शुरू से अंत तक तिरस्कार का भाव था। स्वागत। फेमा व्यापारी संघ की ओर से जियांग चेन का स्वागत करने वाली महिला एक परिपक्व महिला थी, जो जू रोंग से बिल्कुल अलग थी, पके हुए आड़ू की तरह सुंदर, जिसका चेहरा सही मात्रा में मेकअप से सजा हुआ था। इस सर्दियों के महीने में उसने छाती तक लंबा गाउन पहना हुआ था। उसने अपना परिचय स्टीवर्ट कोन के रूप में दिया और उसका रवैया दोस्ताना था। आप लोग किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं? शिष्टाचार की औपचारिकताओं के बाद स्टीवर्ट कोन ने पूछा। ची गैदरिंग पिल्स, जियांग चेन ने कहा। कितने? 300। स्टीवर्ट कोन के चेहरे पर कोई भाव परिवर्तन नहीं दिखा। उन्होंने अपनी पेशेवर मुस्कान बनाए रखी और कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वे किस कक्षा में हैं? अगर जू रोंग ने भी ऐसा ही सवाल पूछा होता तो हालात ऐसे नहीं होते जैसे अब हैं। दिव्य श्रेणी, जियांग चेन ने कहा। स्टीवर्ट कोन रुक गई। उसकी आड़ू के फूल जैसी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं, जिससे सफेद रंग का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दिया। आपने डिवाइन ग्रेड कहा। क्या इसका मतलब यह है कि उनमें डिवाइन ग्रेड क्यूई गैदरिंग पिल्स भी शामिल हैं? उसने अनिश्चितता से पूछा। नहीं, ची गैदरिंग पिल्स की सभी गोलियां, वे सभी दिव्य श्रेणी की हैं। वास्तव में? स्टीवर्ट कोन अचानक खड़ी हो गई। उस क्षण उसकी शालीनता पूरी तरह गायब हो गई। वह उत्तेजित होकर आधा आगे झुकी और बोली, महामहिम, क्या आप निश्चित हैं? अध्याय 15 पेगासस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। प्रत्येक स्पिरिट पिल को 4 गुणों में विभाजित किया गया है: सामान्य, उत्कृष्ट, सच्चा और दिव्य श्रेणी। अगर यह उत्कृष्ट होता तो स्टीवर्ट कोन इसे गंभीरता से लेता, लेकिन जियांग चेन सीधे दिव्य श्रेणी में पहुंच गई। भला वह आश्चर्यचकित क्यों नहीं होती?
उसके कपड़े पतले थे और जब वह झुकी तो जियांग चेन को अपने कोन से सफेद रंग का एक धब्बा दिखाई दिया। हाँ, जियांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं एक नज़र डाल सकती हूँ? स्टीवर्ट कोन ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए गहरी सांस ली। उम्र अनुभव का प्रतीक है। अपनी उत्तेजना के बावजूद उसका प्रदर्शन जू रोन के प्रदर्शन की तुलना में कहीं अधिक अनुभवी था। जियांग चेन ने फैन तू की ओर सिर हिलाया। जल्द ही पूर्वी आंगन के लोगों ने लकड़ी के बक्सों में पैक की गई क्यूई गैदरिंग पिल्स को खोला। कुल मिलाकर 5 डिब्बे थे और जब दूसरा डिब्बा खोला गया तो कमरा पहले से ही दवा की खुशबू से भर गया था। स्टीवर्ट कोन को अब और देखने की जरूरत नहीं थी। उसने जियांग चेन को ध्यान से देखा और कहा, महामहिम कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। हमारे राष्ट्रपति अभी भी यहीं शहर में अपने घर पर हैं। मैं जाकर उन्हें आमंत्रित करती हूँ। ये व्यापारिक सौदा यकीनन उनके द्वारा अब तक संभाले गए सबसे बड़े सौदों में से एक था। उन्होंने अपना कोट पहना और व्यापारी संघ से बाहर निकल गईं। सड़क के उस पार से जू रोंग और स्टीवर्ट लियू ने इस दृश्य को देखा। प्रतिद्वंद्वी होने के नाते दोनों ने स्टीवर्ट कोन को पहचान लिया और फीमा व्यापारी संघ में उनकी स्थिति से अवगत थे। क्या चल रहा है? जैसे ही जियांग चेन और अन्य लोग अंदर आए, स्टीवर्ट कोन ने इस तरह का व्यवहार किया जिससे जू रोंग असहज महसूस करने लगी। कुछ देर बाद जू रोंग ने देखा कि प्रबंधक कोन एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ वापस आ रहा है। उसने उसे देखते ही पहचान लिया कि वह फेमा व्यापारी संघ का अध्यक्ष है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और हमेशा शांत रहा है। लेकिन अब उनके चेहरे पर बहुत चिंता के भाव भी थे, जो उत्तेजना और घबराहट को छुपा रहे थे। क्यों? जू रोंग ने अपने बगल में खड़े स्टीवर्ट लियू की ओर देखा, जिसने भी हैरानी से अपना सिर हिलाया। रोंग, क्या चल रहा है? तभी एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी चलकर आया। राष्ट्रपति महोदय, स्टीवर्ट लियू ने आदरपूर्वक पुकारा। पिता। बेचैन सी दिख रही जू रोंग ने अभी अभी घटी घटना का ब्यौरा दिया। क्या आपने पूछा कि क्यूई गैदरिंग पिल्स किस ग्रेड की थी? राष्ट्रपति जू ने एक पल सोचा और फिर सही बात कह दी। जू रोंग के चेहरे का भाव बदल गया और उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। अरे, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। राष्ट्रपति जू ने आह भरी, फिर स्टीवर्ट लियू की ओर देखकर पूछा, तुम सीधे मेरे पास क्यों नहीं आए? स्टीवर्ट लियू के माथे पर पसीना आ रहा था। उसका मूल इरादा राष्ट्रपति से मिलने का था, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात जू रोंग से हुई और उसने उसे स्थिति समझाई। जू रोंग अहंकारी थी और उसे लगता था कि वर्तमान पूर्वी आंगन को उसके पिता को डराने की जरूरत नहीं है, इसलिए वह स्वयं आई। इस समय जू रोंग के चेहरे पर जटिल भाव थे। उसे कम आंका जाना असहनीय लग रहा था और अपनी क्षमता साबित करने के लिए उत्सुक होकर उसने तर्क दिया, पिताजी, यह उसका अहंकारी रवैया था। उसने शेखी मारी कि वह आपसे मिलना चाहता है, लेकिन क्या वे जब भी आते हैं तो मुझे नहीं देखते? राष्ट्रपति जू ने कहा, इसलिए मैं चाहता था कि वे इस सच्चाई को पहचाने कि पूर्वी आंगन अब अतीत का पूर्वी आंगन नहीं रहा। जू रोंग ने चिढ़कर पैर पटका और कहा, भले ही यह कोई सामान्य ची ऊर्जा संचयन गोली ना हो, ज्यादा से ज्यादा यह उत्कृष्टि होगी और कौन जाने ऐसी कितनी गोलियां होंगी। इसमें ऐसी क्या खास बात है? राष्ट्रपति जू ने सिर हिलाया। ऐसा स्वभाव व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं था। सौभाग्य से, जैसा कि उसने कहा, भले ही यह कॉमन क्यूई गैदरिंग पिल नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, नुकसान सहनीय था। अप्रत्याशित रूप से पिता और बेटी ने स्टीवर्ट लियू के साथ सड़क के उस पार स्थित फेमा मर्चेंट एसोसिएशन के प्रवेश द्वार पर किसी को प्रकट होते देखा। वैश्वी शहर के स्पिरिट पिल्स के महान गुरु काओ चेंगहुआ को फीमा मर्चेंट एसोसिएशन में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने सचमुच महान गुरु काओ को आमंत्रित किया। यह इतना गंभीर मामला नहीं हो सकता, राष्ट्रपति जू ने मन ही मन बुदबुदाया। जू रोंग का गुस्सा भी तुरंत काफी हद तक शांत हो गया। कुछ ही देर बाद सड़क पर और अधिक लोग आने लगे और भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे दिन के लिए यह असामान्य था और इन लोगों के चेहरे पर जोश और उत्साह के भाव थे। वे चुपचाप फेमा व्यापारी संघ के सामने एकत्र हो गए, जिससे एक जीवंत दृश्य बन गया। अपने पिता के चेहरे पर बढ़ती गंभीरता को देखकर जू रोंग चैन से नहीं बैठ सकी और उसने आदेश दिया, जाओ पता लगाओ कि क्या हो रहा है। स्टीवर्ट लियू ने सिर हिलाया और भीड़ में दौड़ गया। कुछ देर बाद वह एक ऐसे भाव के साथ लौटा जिसे वह पूरी तरह से बयान नहीं कर सकता था। उसने जू रोंग को देखा, फिर राष्ट्रपति जू को देखा और बोलने में हिचकिचा रहा था। क्या हो रहा है? जू रोंग ने नाराजगी से कहा। फीमा व्यापारी संघ ने घोषणा की है कि दिव्य श्रेणी की ऊर्जा संचय करने वाली 300 गोलियां उपलब्ध हैं, जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएंगी। क्या दिव्य ग्रेड? जू रोंग और अध्यक्ष जू बेहद हैरान थे।
उन्होंने सोचा था कि उत्कृष्ट ही अधिकतम स्तर है, लेकिन ये तो दिव्य स्तर निकला। दिव्य श्रेणी की क्यूई संग्रहण गोलियां, वे द्वितीय श्रेणी की आत्मा की गोलियों के तुलनीय थीं। ची संघनन क्षेत्र में रहने वाले लोग द्वितीय श्रेणी की आत्मा की गोलियां नहीं ले सकते, इसलिए दिव्य श्रेणी की ची संग्रहण गोलियां ची संघनन क्षेत्र में अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं। पिताजी, जू रोन का अहंकार गायब हो गया और उसने घबराकर अपने पिता की ओर देखा, जिनका चेहरा उदास था। जियांग चेन ने कहा था कि कितनी क्यूई गैदरिंग पिल है? राष्ट्रपति जू ने पूछा। 300। जू रोन द्वारा बताई गई संख्या ने पुष्टि की कि फीमा मर्चेंट एसोसिएशन की क्यूई गैदरिंग पिल्स वास्तव में जियांग चेन के बैच की थीं। आपने ग्रेड के बारे में क्यों नहीं पूछा? जू रोन का चेहरा पीला पड़ गया था, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। थप्पड़। राष्ट्रपति जू क्रोधित हो गए और उन्होंने जू रोन के छोटे से चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। अरे राष्ट्रपति महोदय, आप क्या कर रहे हैं? ये तो बस एक व्यापारिक सौदा है। तुम्हें क्या पता? राष्ट्रपति जू दहाड़े। व्यापार में ये दुर्लभ वस्तुओं के बारे में है। वैश्वी शहर में इतने सारे दिव्य श्रेणी के ऊर्जा संग्रहण गोलियों का मिलना न जाने कितने वर्षों में संभव हुआ है। मूल रूप से तियानिक्सिंग व्यापारी संघ वैश्वी शहर का सबसे बड़ा व्यापारी संघ था, जो हमेशा फीमा व्यापारी संघ को दबाता रहता था। अन्यथा फैन तू हमेशा उनके साथ सहयोग नहीं करता। लेकिन अब फीमा मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा डिवाइन ग्रेड स्पिरिट पिल्स के इस बैच के साथ स्थिति को पलटने की पूरी संभावना है। राष्ट्रपति जू की दृष्टि के अनुसार फेमा व्यापारी संघ के प्रवेश द्वार पर उनके कई परिचित ग्राहक मौजूद थे। इन लोगों के घबराए हुए चेहरे देखकर उनका दिल बैठ गया। नव वर्ष का समय बिल्कुल उपयुक्त था और दिव्य श्रेणी की ऊर्जा संचयन गोलियों का एक जत्था ऐसी चीज थी जिसे लगभग हर परिवार अपने शिष्यों को पुरस्कृत करने और समग्र शक्ति में सुधार करने के लिए चाहता था। इतना अच्छा मौका तुमने गंवा दिया। अगर तुमने इसे नहीं बचाया तो भविष्य में तुम्हें व्यापारी संघ में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस शांति से शादी करने की तैयारी करो, अध्यक्ष जू ने ठंडे लहजे में कहा। जू रोन पर बिजली गिरी और उसका शरीर खतरनाक तरीके से डगमगाने लगा। इस समय फेमा व्यापारी संघ में फेमा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद जियांग चेन ने खिड़की से सड़क पर उमड़ी उत्साहित भीड़ को देखा। उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ, वे डिवाइन ग्रेड क्यूई गैदरिंग पिल्स के महत्व को किसी और से बेहतर समझते थे। उन्हें किसी प्रकार की कृतज्ञता का भी एहसास नहीं था। उनके लिए ये सम्मान की बात थी कि उन्हें वे स्पिरिट पिल मिल रही थी जिन्हें उन्होंने स्वयं परिष्कृत किया था। युवा स्वामी, क्या ये फेमा व्यापारी संघ कोई चाल चल रहा है? फैन तू थोड़ा असहज था। मूल रूप से एक सामान्य लेन देन के अनुसार फेमा मर्चेंट एसोसिएशन क्यूई गैदरिंग पिल्स का अधिग्रहण करेगा और उसके बाद उसका उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन फेमा व्यापारी संघ ने बंटवारे का प्रस्ताव रखा। उन्हें बेची गई स्पिरिट पिल्स का 60% मिलेगा और व्यापारी संघ को 40% मिलेगा। ये सामान्य अधिग्रहण मूल्य से कहीं अधिक था। फैन तू को यह अप्रत्याशित लाभ समझ में नहीं आ रहा था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जियांग चेन ने ऐसा करने के पीछे फीमा व्यापारी संघ के इरादे को समझ लिया था। कुछ देर बाद फेमा के अध्यक्ष फिर कमरे में आए और आश्चर्य से बोले, युवा मास्टर चेन, आपकी स्पिरिट पिल्स की बहुत कमी हो गई है। हमारे पास खरीद सीमित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसा कि उम्मीद थी, जियांग चेन ने कहा। अध्याय 16 सू कियान। यह है। फेमा व्यापारी संघ के प्रमुख की मुस्कान फीकी पड़ गई और वे हिचकिचाते हुए प्रतीत हुए। उसके चेहरे के भाव देखकर जियांग चेन ने सीधे कहा, भविष्य में दिव्य श्रेणी की ऊर्जा संचय करने वाली गोलियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगी और मैं उन्हें विशेष रूप से आपको ही आपूर्ति कर सकता हूं। सचमुच? फेमा व्यापारी संघ के प्रमुख अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य श्रेणी की ऊर्जा संचयन गोलियों की निरंतर आपूर्ति से ही फेमा व्यापारी संघ की स्थिति को एक झटके में ऊपर उठाया जा सकता था। लेकिन मैं आपसे कोई वादा या समझौता नहीं करूंगा। यदि हमारा सहयोग सुखद रहा तो हम इसे जारी रखेंगे, यदि नहीं तो ये खेदजनक होगा। फेमा व्यापारी संघ के प्रमुख ने जोर से सिर हिलाया, फिर अचानक थोड़ा असहज होकर हिचकिचाते हुए कहा, युवा स्वामी चेन, जब महान स्वामी काओ अभी अभी क्यूई एकत्र करने वाली गोलियों का निरीक्षण कर रहे थे। क्या कोई समस्या है? जियांग चेन को आध्यात्मिक रसायनज्ञ या इससे मिलते जुलते किसी भी शब्द को सुनना पसंद नहीं था, क्योंकि वह इसे महान गुरु की उपाधि का अपमान मानता था। नहीं नहीं, महान गुरु काओ ने उनकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि वह आपसे एक कनिष्ठ के रूप में मिलना चाहते हैं। जियांग चेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। नहीं नहीं नहीं। फेमा व्यापारी संघ के प्रमुख ने झट से सिर हिलाया और कहा, युवा स्वामी चेन, कृपया गलत न समझें। बेशक मैं अतिथि के रहस्यों की रक्षा के महत्व को समझता हूँ।
हालांकि युवा स्वामी चेन ने मुझे जिन औषधीय सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए कहा है, उनमें से एक ऐसी है जो केवल महान स्वामी काओ की फार्मेसी में ही उपलब्ध है। ओह, अभी अभी जियांग चेन ने युआन ट्रांसफॉर्मेशन पिल की सामग्री लिख ली थी और जानकारी लीक होने से बचाने के लिए उसने एक ही बार में कई अलग अलग सामग्रियों को सूचीबद्ध कर दिया था। यह क्या है? जियांग चेन ने पूछा। साफ हृदय फूल सांस। जियांग चेन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। युआन रूपांतरण गोली को ठीक इसी चीज की जरूरत थी, यह एक बड़ा संयोग था। तो चलिए मिलते हैं। तो जियांग चेन की मुलाकात काओ चेंगहुआ से दूसरे कमरे में हुई। अपने शिष्य के सामने काओ चेंगहुआ का पहले वाला गुस्सैल स्वभाव बिल्कुल बदल गया था। वह कमरे में एक बच्चे की तरह इधर उधर चक्कर लगा रहा था, मानो किसी चीज से मोहित हो गया हो। जब जियांग चेन अंदर आया तभी वह उत्साह से बैठ गया। मैंने सुना है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, जियांग चेन ने पूछा। जियांग चेन की युवा आवाज सुनकर काओ चेंगहुआ स्तब्ध रह गया, उसके चेहरे पर भ्रम के भाव थे। ये ऊर्जा संचयन की गोलियां मेरे गुरु द्वारा परिष्कृत की गई थीं, जियांग चेन ने स्पष्ट रूप से कहा। काओ चेंगहुआ को अचानक समझ आ गया, वह शर्मिंदा होकर हंसा और बोला, मेरे प्यारे मित्र, आपके आदरणीय गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा सचमुच एक उफनती नदी के समान है। मूल सामग्रियों से दिव्य श्रेणी की आध्यात्मिक गोलियां तैयार कर पाना, ये तो कम से कम 7वीं श्रेणी के आध्यात्मिक रसायनज्ञ के बस की बात है। जियांग चेन ने बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए अपनी चाय का कप उठाया और एक हल्की सी घूंट ली। उन्हें इस हालत में देखकर काओ चेंगहुआ ने न केवल क्रोध नहीं दिखाया बल्कि अपने दिल में और भी गहरा सम्मान महसूस किया। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने संकोच से कहा, मैं अपने छोटे दोस्त से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह मेरा परिचय कराने में मेरी मदद करे। ये लगभग असंभव है। गुरुजी ने कहा था कि वे बाहरी लोगों से नहीं मिलेंगे। 10,000 पहाड़ों में कोई ऐसा नहीं है जिसे वे अपना आदर्श मान सकें। हालांकि अगर वरिष्ठ को कोई शंका हो तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं उन्हें गुरुजी तक पहुंचा दूंगा। अगली बार जब मैं व्यापारी संघ में आऊंगा तो आपको बता दूंगा। काओ चेंगहुआ बहुत निराश थे, लेकिन उन्हें लगा कि एक महान व्यक्ति के कार्य वास्तव में ऐसे ही होने चाहिए जिससे उनका सामना करना आसान न हो। बात कुछ इस तरह है, मैं हाल ही में थर्ड ग्रेड स्पिरिचुअल अल्केमिस्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड ग्रेड स्पिरिट पिल्स पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर बार असफल हो जाता हूँ। इस बिंदु पर काओ चेंगहुआ का दिल टूट गया, क्योंकि प्रत्येक विफलता के लिए आवश्यक सामग्री बहुत महंगी थी। अगर मुझे सीनियर से मार्गदर्शन मिल सके तो मैं उनका सदा आभारी रहूंगा, काओ चेंगहुआ ने कहा। बोलो, जियांग चेन ने संक्षेप में कहा, केवल 2 शब्द बोलते हुए। मुझे अपनी तृतीय श्रेणी की परिष्करण प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। मैं इसे गुरुजी तक पहुंचा दूंगा। यदि कोई जानकारी अधूरी रह गई तो मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। काओ चेंगहुआ ने तुरंत शांत होने की कोशिश की और किसी भी चूक के डर से पूरी प्रक्रिया को दोहराया। मैं स्वामी जी को बता दूंगा। उसकी बात सुनने के बाद जियांग चेन को पहले ही पता चल गया था कि समस्या कहाँ है। मुझे एक विशेष औषधीय सामग्री चाहिए। दूसरे व्यक्ति के अनुरोध पर सहमत होने के बाद जियांग चेन ने भी अपनी मांग रखी। कोई बात नहीं। काओ चेंगहुआ को डर था कि जियांग चेन कुछ भी नहीं मांगेगा। मौखिक वादे भरोसेमंद नहीं होते, लेकिन जब तक कोई एहसान चुकाना हो तब तक बातचीत करना आसान होगा। स्नैक हॉट फ्लावर का नाम सुनते ही उसने बिना किसी झिझक के उसे सीधे जियांग चेन को दे दिया। 1 पैसा भी नहीं मांगा। जियांग चेन ने सोचा कि अगली बार उसे कुछ सुझाव देना स्वीकार्य होगा। नए साल के बाद मैं फिर आऊंगा और उस समय मैं फेमा व्यापारी संघ के प्रमुख से आपको सूचित करवा दूंगा, जियांग चेन ने कहा। ठीक है। जियांग चेन के कमरे से चले जाने के बाद काओ चेंगहुआ को एहसास हुआ कि उसने जियांग चेन का नाम तक नहीं पूछा था। हालांकि जियांग चेन के व्यवहार और बोलने के तरीके को ध्यान में रखते हुए उसने अनुमान लगाया कि उसका पृष्ठभूमि निश्चित रूप से साधारण नहीं था। इस समय सभी 300 डिवाइन ग्रेड क्यूई गैदरिंग पिल्स छीन ली गईं, जिनमें से 60% पूर्वी आंगन को प्राप्त हुई। युवा स्वामी, इससे पूर्वी आंगन को पिछले कुछ महीनों में हुए नुकसान की लगभग भरपाई हो गई है। फान तू की अपने युवा स्वामी के प्रति प्रशंसा लगभग अपने स्वामी के प्रति सम्मान की जगह ले रही थी। फायर ड्रैगन हाउस व्यापारी संघ के बाहर पहले से ही तैयार खड़ा था। शहर में प्रवेश करते समय टीम का मनोबल गिरा हुआ था, लेकिन अब वह काफी ऊंचा हो गया था। जियांग चेन और फैन तू को बाहर आते देख हर व्यक्ति ने अपनी छाती सीधी कर ली, जिससे जियांग चेन के प्रति उनका सम्मान व्यक्त हुआ।
जियांग चेन अपने घोड़े पर सवार होकर जाने ही वाला था कि तभी सड़क के उस पार तियानिक्सिंग मर्चेंट एसोसिएशन का एक व्यक्ति दौड़कर उसके पास आ गया। अहंकारी जू रोंग ने ही उसका रास्ता रोका था। उसने मोहक मुस्कान के साथ कहा, युवा मास्टर चेन। अभी रोंग एर का मूड खराब था और उसने कठोर शब्द बोले, अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। क्या युवा मास्टर मुझे एक और मौका दे सकते हैं? वह अपनी खूबियों का इस्तेमाल करना भी जानती थी, उसके अतीत की कुलीनता का उस पर कोई निशान नहीं था। स्पिरिट पिल्स पहले ही बिक चुकी हैं, जियांग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या अगली बार मौका नहीं मिलेगा? जू रोंग ने पलकें झपकाईं, जिससे उसके चेहरे पर एक लालसा झलक रही थी। मैंने पहले ही कहा है, पछतावा बेकार है। जियांग चेन अविचलित रहा, उसने उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाई। युवा मास्टर चेन, अगली बार जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित जरूर करूंगी, जू रोंग ने अपनी विनम्रता को दरकिनार करते हुए पूरी ताकत से कहा। उनके बगल में फैन तू की आंखें चौड़ी हो गईं। एसोसिएशन के प्रमुख की यह बेटी एक दरबारी महिला की तरह किसी संरक्षक से बात कर रही थी, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। जियांग चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और अपने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। युवा मास्टर चेन, आपको अवश्य आना होगा। जू रोंग अब भी मनमोहक मुस्कान के साथ लगातार टीम के अन्य सदस्यों का अभिवादन कर रही थी, जो देखने में बेहद हास्यास्पद लग रहा था। उस रात बैशुई शहर में सू परिवार के घर पर सू कियान अपने कमरे में नए साल के लिए नए कपड़े पहनकर देख रही थी। वह दर्पण के सामने आगे पीछे चल रही थी और दो नौकरानियां उसके पीछे पीछे चल रही थीं। तभी दरवाजे के बाहर से किसी ने घोषणा की, छोटी मालकिन मेंग फी यहाँ है। सू कियान एकदम जम गई। उसने अपने कपड़े नौकरानियों की तरफ फेंक दिए और उसके चेहरे पर खुशी के भाव तुरंत चिंता में बदल गए। जब वह कमरे से बाहर निकली तब तक वह पहले से ही किसी बात में डूबी हुई और अन्यमनस्क थी। मेंग फी एक सभ्य युवा स्वामी थे। उनके काले बाल करीने से पीछे की ओर कंघी किए हुए थे और उनका गोरा चेहरा बहुत ही आकर्षक था। सू कियान का पीला चेहरा देखकर उसने चिंता से पूछा, सू कियान, क्या हुआ? जियांग चेन ने मुझे तलाक का पत्र लिखा था। सू कियान की आवाज में सिसकी झलक रही थी। तलाक का पत्र? कितनी कृतज्ञता है, लेकिन क्या यही तो तुम चाहती थी? मेंग फी ने कहा। सू कियान की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बेहद दुखी होकर बोली, क्या तुम चाहते हो कि हर कोई सोचे कि मैं अवांछित हूं और तुमने मुझे दया के कारण चुना है? बिल्कुल नहीं, मेंग फी ने कहा, लेकिन दूसरे लोग सोचेंगे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने मुझे तलाक दे दिया। मेंग फी ने दांत पीसते हुए वादा किया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ उपाय निकाल लूंगा। मैं उससे तलाक के पत्र पर स्वेच्छा से हस्ताक्षर जरूर करवा लूंगा और उस पर यह भी लिखवा दूंगा कि वह तुम्हारे लायक क्यों नहीं है। सचमुच? सू कियान आश्चर्यचकित और प्रसन्न थी, मन ही मन बेहद आत्मसंतुष्ट महसूस कर रही थी। बिल्कुल। सू कियान की मुस्कान देखकर मेंग फी को ऐसा लगा मानो दुनिया की हर चीज अपना रंग खो बैठी हो और केवल वही जीवंत और आकर्षक मुस्कान बरकरार रही हो। उसने उत्सुकता से एक जैड की बोतल निकाली और कहा, ये तुम्हारे लिए है। सू कियान ने उसे खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। वह डिब्बे के अंदर की चीजों से मंत्रमुग्ध हो गई, यहां तक कि गहनों में भी इतना आकर्षण नहीं था। यह एक ची गैदरिंग पिल है, लेकिन ये देखने में ऐसी नहीं लगती, क्योंकि यह एक दिव्य श्रेणी की ऊर्जा संग्राहक गोली है। फेमा व्यापारी संघ प्रति व्यक्ति 5 गोलियों की खरीद सीमित करता है, लेकिन मैंने किसी से 10 गोलियां मंगवाईं। दलिया से भी अधिक भिक्षुओं के साथ 300 ची एकत्र करने वाली गोलियां बहुत अधिक लग रही थीं, लेकिन पूरे वैश्विक शहर के लिए यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। दिव्य स्तर की ऊर्जा संचयन गोली, ऐसा चमत्कार कौन सा महान गुरु कर सकता है? सू कियान ने हैरानी से कहा, फिर उत्साह से बोली, ये तो कमाल है। इन स्पिरिट पिल्स से मैं एक और स्तर ऊपर जा सकती हूँ। अध्याय 17 वार्षिक बोनस। टीम किसी का ध्यान आकर्षित न करने के लिए चुपचाप नानफेंग रिज लौट आए। फैन तू गाओ युए को अपनी जीत के बारे में बताने ही वाली थी, लेकिन जियांग चेन ने कहा कि वह उसे सरप्राइज देना चाहता है। इसके तुरंत बाद जियांग चेन ने बिना आराम किए एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन पिल के लिए सामग्री को व्यवस्थित किया और पूर्वी आंगन में स्थित पिल फनेस रूम में जाकर आध्यात्मिक रसायनों के लिए इसे तैयार किया। पूरी प्रक्रिया बेहद सहजता से संपन्न हुई। अंत तक जियांग चेन को पसीना भी नहीं आया। गर्म हवा छंटने के बाद जब उसने पिल फनेस खोला तो उसकी आंखों के सामने 3 एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स प्रकट हुई। जियांग चेन ने उन्हें एक जैड की बोतल में रखा, अपने कमरे में वापस गया, अपने नौकरों को अगले कुछ दिनों तक उसे परेशान न करने के लिए कहा और फिर एक तत्व परिवर्तन गोली का सेवन किया।
ची संघनन क्षेत्र से जुयुआन क्षेत्र में प्रवेश करने में व्यक्ति की वास्तविक ची को वास्तविक युआन में परिवर्तित करना शामिल है। एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन पिल के बिना ये पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी चलेगी और शायद सफल भी न हो पाए। एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन पिल की शक्ति इसकी उस क्षमता में निहित है जिसके द्वारा ये कार्य कुछ ही दिनों में जन्मजात प्रतिभा की परवाह किए बिना बहुत उच्च सफलता दर के साथ पूरा किया जा सकता है। स्पिरिट पिल के पेट में जाते ही जियांग चेन को एक अलग ही बदलाव महसूस हुआ। उसके शरीर के भीतर की सच्ची ऊर्जा उबलने लगी और उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। देखते ही देखते उसके कपड़े पसीने से भीग गए। जियांग चेन ने अपना ध्यान केंद्रित रखा और अपनी नाड़ियों के भीतर वास्तविक ची के रूपांतरण का मार्गदर्शन किया। यदि वह बेहोश हो जाता है तो परिणाम भयावह होंगे। रूपांतरित होने वाला सच्चा युआन उसकी नसों को भेद कर उसके आंतरिक अंगों को नष्ट कर देगा। 15 मिनट बाद जियांग चेन ने अचानक अपनी आंखें खोली, अविश्वास से अपनी छाती को छुआ। उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। वह सफल हो गया। उसका स्तर जुयुआन स्तर तक पहुंच गया और उसके शरीर में मौजूद सारी सच्ची ऊर्जा सच्ची युआन में परिवर्तित हो गई। उनकी योजना के अनुसार पूरी प्रक्रिया में कम से कम 3 दिन लगने चाहिए थे। फिर भी ये काम 1/4 घंटे में पूरा हो गया, जो वास्तव में एक चमत्कार है। दिव्य मध्याह्न रेखा। जियांग चेन को रहस्य समझ में आ गया। उसका मनोबल बढ़ा और वह खुशी से झूम उठा। दिव्य मेरिडियन ने तत्व रूपांतरण गोली के प्रभाव को तेज कर दिया और सच्चे युआन को पूरी तरह से नियंत्रित किया, जिससे सब कुछ स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ सका। अगर मेरी सारी दिव्य नसें ठीक हो जाएं, तो क्या इसे लेते ही मुझे तुरंत सफलता नहीं मिल जाएगी? नहीं, अगर मेरी सारी दिव्य नसें ठीक हो जाएं, तो मुझे तत्व रूपांतरण की गोली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सीधे जुयुआन क्षेत्र का साधक बन सकता हूं। जियांग चेन ने मन ही मन सोचा। जियांग चेन अपने कमरे से बाहर निकला। नौकर, जिन्होंने अभी अभी उसे यह कहते सुना था कि वह कुछ दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और फैन तू के आंगन में चला गया। अंकल फैन, मेरे साथ तलवारबाजी का अभ्यास करो। उसे जुयुआन क्षेत्र की शक्ति के अनुकूल ढलने और अपनी तलवारबाजी की कला में सुधार करने की आवश्यकता थी, ताकि वह पूरी तरह से दांव में प्रवेश कर सके। तलवारबाजी की दांव में प्रवेश करने के लिए तलवार की नोक में महारत हासिल करना आवश्यक है। केवल तलवार की नोक में महारत हासिल करके ही कोई अपनी तलवार के लिए पालन करने योग्य कानून और पालन करने योग्य सिद्धांत रख सकता है। सरल शब्दों में कहें तो, यद्यपि जियांग चेन ने पवित्र आत्मा तलवार कला की सभी तलवारबाजी की चालें एक ही बार में सीख ली, लेकिन उसके पास अनुभव की कमी थी और उसने वास्तविक युद्ध का सामना नहीं किया था। जब आप किसी प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहे होते हैं, तो दुश्मन आपको अपनी संतुष्टि के अनुसार तलवार के हर वार को पूरी तरह से अंजाम देने नहीं देगा। वे आपको बाधित करने की पूरी कोशिश करेंगे, और जब आप कोई कमजोरी उजागर करेंगे तो वे घातक प्रहार करेंगे। तलवार की नोक में महारत हासिल करने से व्यक्ति तेजी से बदलती युद्ध स्थितियों में भी तलवार और हृदय के बीच सामंजस्य बनाए रख सकता है। इसके लिए व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता होती है, और अब जब वह जुयुआन क्षेत्र का साधक बन चुका था, तो आखिरकार उसके पास इसे अर्जित करने का समय था। युवा स्वामी, आप जुयुआन क्षेत्र में पहुंच गए। अरे वाह, ये तो बहुत जल्दी हो गया। फैन तू पूरी तरह से हैरान रह गया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं युवा स्वामी, मैं मुक्केबाजी की तकनीकों में माहिर हूं और मेरा स्तर आपसे कहीं अधिक है। मेरे लिए लड़ाई में आपकी मदद करना मुश्किल होगा, लेकिन मेरे पास एक विचार है। इतना कहकर फैन तू आंगन से चला गया। कुछ ही देर बाद वह एक लंबे और प्रभावशाली फैंग शिंग गार्ड के साथ लौटा, जिसका चमकीला कवच और लहराता हुआ लबादा उसे बेहद डरावना बना रहा था। युवा स्वामी, उनका नाम जियांग वेई है। वे क्षेत्र के प्रारंभिक शिखर चरण में हैं और तलवारबाजी में माहिर हैं, फैन तू ने कहा। युवा स्वामी चेन, फैंग शिंग गार्ड, जियांग वेई भावहीन था। उसकी उपस्थिति तलवार की तरह तीखी थी। चलिए शुरू करते हैं। जियांग चेन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। युवा स्वामी चेन, कृपया मुझ पर पूरी ताकत से तलवार का वार करें, जियांग वेई ने कहा। ठीक है। जियांग चेन ने अपने बाएं हाथ से तलवार को मजबूती से पकड़ा, एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे तलवार निकाल ली। तलवार की गति तीव्र थी और ठंडी रोशनी के बीच लोहे की तलवार अपने लक्ष्य तक पहुंच चुकी थी। जियांग वेई पीछे हट गया और अपनी तलवार से वार का जवाब दिया। दोनों तलवारें आपस में टकराईं और एक कर्कश डिंग की आवाज आई। युवा मास्टर चेन, क्या किसी ने आपको तलवारबाजी का अभ्यास करना सिखाया है? जियांग वेई रुक गया, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे।
वह एक नज़र में समझ गया था कि जियांग चेन के पिछले तलवार के वार में, चाहे उसकी गति हो या उसकी आभा, लगभग कोई खामी नहीं थी। हालांकि बोलते ही उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। जियांग चेन के पिता प्रसिद्ध फेंग ली जियान थे। उनके बेटे के रूप में ऐसे वातावरण में पले बड़े होने के कारण उसे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन की आवश्यकता तो होनी ही नहीं चाहिए थी। जियांग वेई, युवा स्वामी को अनुभव अर्जित करने और सीधे युद्ध करने की आवश्यकता है, पास में मौजूद फेंतु ने कहा। समझा। ये समझते हुए जियांग वेई ने अपनी तलवार को अपनी छाती के सामने रखा, जियांग चेन की ओर देखा और फिर एक आध्यात्मिक सर्प की तरह अपनी तलवार से हमला किया। उग्र तलवार ऊर्जा ने जियांग चेन को इस तरह घेर लिया था मानो छिपने की कोई जगह ही न हो। जियांग चेन शांत रहा, लगभग सहज रूप से एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी तलवार एक मुश्किल कोण पर निकली। जियांग वेई की आंखें चमक उठीं। जियांग चेन के प्रदर्शन ने उनमें कुछ उम्मीद जगा दी थी। कलाई की एक झटके से ही उनकी तलवार की गति तुरंत बदल गई। इसी दौरान जियांग चेन की गतिविधियों में भी बदलाव आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग लॉर्ड में वास्तविक युद्ध में इतनी ताकत होगी। फेंतु प्रशंसा से भर उठा। वह जानता था कि जियांग चेन ने कुछ ही समय पहले तलवारबाजी सीखना शुरू किया था और आज पहली बार वह तलवारबाजी के जरिए किसी दुश्मन का सामना कर रहा था, फिर भी उसका प्रदर्शन किसी नौसिखिए जैसा नहीं था। सबसे भयावह बात यह है कि जियांग चेन का प्रदर्शन अभी शुरुआती दौर में ही था और भविष्य में इसमें सुधार की अपार संभावनाएं थीं। दोपहर तक जियांग चेन और जियांग वेई के बीच कुल 3 बार हाथापाई हो चुकी थी। हर बार बातचीत के साथ जियांग चेन में बदलाव और भी स्पष्ट होते गए। तीसरी बार तक आते आते जियांग वेई को अपने दायरे पर निर्भर रहना पड़ा, लाभ पर निर्भर रहना पड़ा। फेंग ली जियान से यही उम्मीद थी। के बेटे, उन्होंने कहा, युवा मास्टर चेन, हालांकि मैं तलवार चलाता हूं, लेकिन मेरी तलवारबाजी की कला उतनी उन्नत नहीं है। मैं अब आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। जियांग चेन ये बात गौर की थी। एक वास्तविक लड़ाई में वह शायद जियांग वेई का मुकाबला न कर पाए, लेकिन जब तलवारबाजी के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की बात आती है, तो ये बिल्कुल अलग बात होती है। अंकल फैन, मेरे लिए और लोगों को ढूंढिए, उन्हें एक साथ आने दीजिए। जियांग चेन जानता था कि वह युद्ध कला में सबसे तेजी से सुधार करता है। फैन तू ने सिर हिलाया और तुरंत एक और तलवार चलाने वाले फैंग जिनगार्ड को ढूंढ लिया। ने सिर हिलाया और तुरंत उसके लिए। अगले कुछ दिनों तक जियांग चेन इसी तरह के प्रशिक्षण में तलवारबाजी का अभ्यास किया। 5वें दिन तक फैंग जिनगार्ड के जियांग चेन की संख्या 5 टुकड़ियों का सामना करना पड़ा था। भयंकर युद्ध के दौरान विशाल आंगन कुछ संकरा सा लगने लगा। 5 फैंग शिंग गार्डों के लबादे तेजी से लहरा रहे थे, उनकी तलवारें और भी तेज गति से चल रही थीं, मानो 5 प्रकाश की लकीरें जियांग चेन पर हमला कर रही हों, पर अलग अलग दिशाओं से हमला कर रही थीं। जियांग चेन का चेहरा शांत था, उसकी तेज तलवार लगातार चल रही थी, उसके हाथ में मौजूद लोहे की तलवार एक सेकंड के भीतर कई बार बदल रही थी। तलवारों की खड़खड़ाहट एक संगीत की तरह लगातार गूंजती रही। कुछ ही समय बाद जियांग चेन ने गतिरोध को तोड़ते हुए अपनी तलवार को अपने साथ चलाते हुए 5 फैंग जिन गार्डों को पराजित कर दिया। गतिरोध को तोड़ दिया, उसकी तलवार उसके साथ चलती हुई, उसने एक एक करके। बधाई हो यंग लॉर्ड, आपकी तलवारबाजी की कला एक नए स्तर पर पहुंच गई है। जियांग वेई घुटनों के बल आधा जमीन पर बैठ गया। उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने स्वेच्छा से और दिल से ऐसा किया। अन्य 4 फैंग जिन गार्ड भी घुटने टेककर बैठ गए। बहुत बढ़िया, आप सभी ने पिछले कुछ दिनों में कड़ी मेहनत की है। आप में से प्रत्येक को एक पशु सिर वाला सोने का सिक्का पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा, जियांग चेन ने कहा। धन्यवाद युवा प्रभु। जियांग चेन दिल खोलकर हंसा। तलवारबाजी के इन अथक दिनों के अभ्यास के बाद उसने कुछ खोजा। तलवारबाजी के क्षेत्र में शायद उनमें तलवार के देवता जैसी उच्च प्रतिभा न हो, लेकिन वे युद्ध कला में एक विलक्षण प्रतिभा थे, ऐसे व्यक्ति जो वास्तविक युद्ध में तेजी से सुधार कर सकते थे। इस प्रकार की प्रतिभा वाले व्यक्ति पवित्र क्षेत्र में अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली थे और उनकी विकास दर आश्चर्यजनक थी। यह अफसोस की बात है, अगर फैंग जिन गार्ड को कोई संकोच नहीं होता और वे सचमुच मुझे मारना चाहते, तो पिछले कुछ दिनों में हासिल की गई उपलब्धियां और भी अधिक होती। जियांग चेन के मन में बस यही विचार था, फैंग शिन गार्ड ऐसा कर ही नहीं सकते थे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उन सभी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। युवा स्वामी, आज साल के अंत का बोनस मिलने का दिन है। फैन तू उत्सुकता से आगे बढ़ा। अंकल फैन, क्या आप तैयार हैं? जियांग चेन ने पूछा। हाँ, फैन तू ने उत्साह से सिर हिलाया, वह पहले से ही अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने में असमर्थ था।
अध्याय 18 आश्चर्य। शानचेन की जिलान स्ट्रीट पूर्वी और पश्चिमी प्रांगण के क्षेत्रों की सीमा थी। इस समय ये पटाखों की आवाज और बच्चों के उल्लास से गूंज रही थी। लोग ढोल बजा रहे थे और ड्रैगन शेरों के साथ नाच रहे थे। लोगों ने देखा कि वेस्ट कोर्टयार्ड के लोग लगातार सड़क के प्रवेश द्वार पर बक्से जमा कर रहे थे और उन्हें अगल बगल व्यवस्थित कर रहे थे। उन बक्सों को देखकर पश्चिमी आंगन में मौजूद हर कोई उत्साहित नजर आया। इससे पहले वेस्ट कोर्टयार्ड से यह खबर फैल गई थी कि इस साल का वार्षिक पुरस्कार पिछले वर्षों की तुलना में अधिक उदार होगा। पश्चिमी आंगन के स्वामी जियांग तियानिक्सियोंग और उनके बेटे जियांग जियान बक्सों के पीछे खड़े थे। उनके साथ प्रबंधक ली होंग भी थे और वे गर्व से सड़क के दूसरी ओर देख रहे थे। पूर्वी आंगन वहीं स्थित था और वहां भी बॉक्स थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी और वातावरण बहुत नीरस था। दोनों आंगनों के लोगों की भावनाएं बिल्कुल विपरीत थीं। गाओ युए चिंतित भाव से वहीं खड़ी रही। वह जानती थी कि उसके बेटे ने स्पिरिट पिल बेच दी है, लेकिन कुछ गणना करने के बाद पता चला कि 300 ची गैदरिंग पिल से केवल अस्थायी राहत मिल सकती है और वार्षिक पुरस्कार पिछले वर्षों की तुलना में भी कम होगा। ली होंग ने अचानक जोर से चिल्लाते हुए कहा, पश्चिमी आंगन के लोगों, आपने इस वर्ष बहुत मेहनत की है। प्रत्येक परिवार को 10 पशु सिर के सोने के सिक्के और 10 क्यूई संग्रहण गोलियां मिलेंगी, साथ ही पशुओं की खाल और अन्य पुरस्कार भी। वो पश्चिमी आंगन के लोग बेहद उत्साहित होकर अजीबोगरीब चीखें निकालने लगे। जियांग तियानिक्सियोंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बक्से एक एक करके खोले गए और अंदर की सामग्री ने पूरी गली में हलचल मचा दी। पूर्वी आंगन के लोग उधर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने देखा कि पहले बड़े बक्से में चमकता हुआ सोना था और दूसरे बक्से में बड़ी मात्रा में ची एकत्र करने वाली गोलियां थीं। तीसरी वस्तु उत्तम फर थी और चौथी और पांचवी वस्तुएं तलवारें, कृपाण, लाठी और गदा सहित विभिन्न हथियार थे। वेस्ट कोर्टयार्ड के लोग उत्साहपूर्वक अपने वार्षिक पुरस्कार लेने के लिए आगे बढ़े। महोदया, चलिए हम भी शुरू करते हैं, गाओयू के पक्ष से किसी ने बेबसी से कहा। एक पल रुकिए, चेन र ने कहा कि वह तुरंत आ रहा है, गाओयू ने कहा। टोपी पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अचानक कहा, महोदया, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको दोष नहीं देंगे। पिछले वर्षों में हमारा भाग्य अच्छा रहा था और इस वर्ष हम भी इस कठिनाई में भागीदार हैं। हाँ, बिल्कुल सही, हम कुछ नहीं कर सकते। हम इसे स्वीकार कर सकते हैं। कई लोगों ने उनकी बात दोहराई, लेकिन गाओयू ने गौर किया कि ज्यादातर लोग चुप रहे। ये स्वाभाविक था। उन्हें अब ईस्ट कोर्टयार्ड से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अगर वे इस साल बच भी जाते तो भी अगले साल कोई बदलाव नहीं होता, जब तक फैंग ली जियान वापस नहीं आया। जियांग फैंग, तुम फिर से मीठी मीठी बातें कर रहे हो। पूर्वी आंगन में मौजूद लोगों के मन में एक कर्कश आवाज गूंज उठी। टोपी पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुड़कर गुस्से से कहा, जियांग यू, तो तुम ही हो, ये कृतघ्न नीच। अभी बोलने वाला व्यक्ति दुबला पतला, छोटा कद का आदमी था, जिसका चेहरा साधारण था और आंखें बहुत छोटी थीं, खासकर जब वह मुस्कुराता था तो वे एक पतली दरार की तरह सिकुड़ जाती थीं। उनके आगमन से कई लोग नाराज हो गए। पता चला कि यह व्यक्ति पूर्वी आंगन से था, लेकिन वह स्वेच्छा से पश्चिमी आंगन में चला गया था, इसलिए पश्चिमी आंगन को उसे अपने साथ लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने जियांग फैन समेत अन्य लोगों को भी अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की थी। जियांग फैन ने उसे फटकार लगाए और उसे कोसते हुए वहां से भगा दिया। आज वह बदला लेने के लिए यहां आया था। उसने अपने हाथ में 10-20 हेड गोल्ड और ची गैदरिंग पिल पकड़ी हुई थी और घमंड से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा भी ची संघनन के एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। क्या उसे पता है कि तुम्हारी मूर्खता उसकी साधना में बाधा डाल रही है? तो फिर जब आपको अतीत में लाभ मिला था, क्या आपको अभी भी याद है? जियांग फैन ने ठंडे स्वर में कहा। हा, पूर्वी आंगन के लिए कड़ी मेहनत करना और बदले में इनाम पाना बिल्कुल सही और उचित है। कृतज्ञता की बात क्यों करें? अब ठीक है, मुझे देखने दो। पूर्वी आंगन हर व्यक्ति को केवल 5-20 हेड गोल्ड ही दे सकता है ना? जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूर्वी आंगन में मौजूद लोगों के चेहरे बदल गए और गाओयू ने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। आखिरकार जियांग यू पूर्वी आंगन से था और पूर्वी आंगन की स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझता था। 20 हेड गोल्ड की 5 यूनिट की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी थी, वे इससे अधिक उत्पादन नहीं कर सकते थे। आप गलत हैं। अचानक जियांग चेन की आवाज सुनाई दी। सबने उधर देखा।
जियांग चेन अजगर जैसी फुर्ती से चलते हुए जियांग यू के सामने आया, उसे नीचा दिखाते हुए बोला, इस वर्ष पूर्वी प्रांगण का वार्षिक पुरस्कार प्रति व्यक्ति 20 पशु सिर वाले स्वर्ण पदक, 10 ऊर्जा संचयन गोलियां होंगी और इसके अलावा प्रत्येक ऊर्जा संचयन गोली दिव्य श्रेणी की होगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरी जिलान स्ट्रीट में सन्नाटा छा गया और सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। जियांग यू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। चाहे ये सच हो या झूठ, उसकी हैसियत उसे जियांग चेन से सवाल करने की इजाजत नहीं देती थी। जियांग चेन, क्या तुम्हें इतने बड़े बड़े शब्द बोलने से अपनी कमर में चोट लगने का डर नहीं है? वहां से जियांग जियान ने प्रतिक्रिया दी और उपहासपूर्ण ढंग से जवाब दिया, चेना, हमें बीस्ट हेड गोल्ड्स कहां से मिलेंगे? गाओ यू भी बहुत घबराई हुई थी, वही ईस्ट कोर्टयार्ड की स्थिति को सबसे अच्छी तरह जानती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियांग चेन ने दिव्य श्रेणी की ऊर्जा संचय करने वाली गोलियों के बारे में बात की। अगर वह ऐसे शब्द कहने के बाद भी सामान पेश नहीं कर पाता तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अंकल फैन, जियांग चेन ने गाओ यू को आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी और जोर से चिल्लाया। फैन तू और उसके पीछे आए 2 फैन जिन गार्डों ने एक एक बक्सा उठाया और उसे जमीन पर जोर से रख दिया, जिससे हुई धमक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके तुरंत बाद जियांग चेन ने खुद बक्से खोले। 2 बक्से बीस्ट हेड गोल्ड से भरे हुए थे और एक अन्य बक्से में डिवाइन ग्रेड क्यूई गैदरिंग पिल्स थी। गाओ यू द्वारा तैयार किए गए कुछ बक्सों के साथ मिलकर उन्होंने तुरंत पश्चिमी आंगन को ढक लिया। चलिए शुरू करते हैं, जियांग चेन ने सबकी हैरानी के बीच शांत भाव से आदेश दिया। फैन तू ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, पूर्वी आंगन के भाइयों और बहनों, इधर आइए और अपने वार्षिक पुरस्कार ले जाइए। क्या वाकई प्रति व्यक्ति 20 बीस्ट हेड गोल्ड हैं और क्या डिवाइन ग्रेड क्यूई गैदरिंग पिल हमारे लिए हैं? पूर्वी आंगन से किसी ने अविश्वास से पूछा। बिल्कुल, फैन तू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। अमर रहे। पूर्वी आंगन के लोग बेकाबू होकर उन्माद से जयकारे लगाने लगे, पागलों की तरह उनकी दबी हुई भावनाएं पूरी तरह से बह निकली। पहले आत्मसंतुष्ट पश्चिमी आंगन हक्का बक्का रह गया। पहले शेखी बघार रहा जियांग यू अपने हाथ में मौजूद पशु प्रधान स्वर्ण पदकों को देखने लगा, फिर जियांग फैन को मिले 20 पशु प्रधान स्वर्ण पदकों और दिव्य श्रेणी की ऊर्जा संचयन गोली को देखा, उसका चेहरा अत्यंत जटिल हो गया। हा, अब तुम्हारे बेटे को पता चला कि तुमने उसे किस चीज से वंचित रखा। जियांग फैन ने अपने पहले कहे शब्दों को दोहराया। जियांग यू को असहनीय खेद हुआ। उसने दांत पीसते हुए बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जियांग तियानेक्सियोन और जियांग जियान उनकी तरफ से चलकर आए। दिव्य श्रेणी की ऊर्जा संचयन गोली की पुष्टि करने के बाद वे अवाक रह गए। फिर भी तुम, जियांग जियान ने अपना मुंह खोला, मानो उपहास उड़ाने के लिए तैयार हो। जियांग चेन ने उसे मौका दिए बिना ही बीच में टोकते हुए कहा, बकवास बंद करो। मेरा क्षेत्र तो पहले से ही जुयुआन क्षेत्र है। जियांग, तुम्हारा क्या हाल है? लगता है तुमने कोई तरक्की नहीं की है। जुयुआन क्षेत्र। जियांग, जिसने मूल रूप से जियांग चेन के क्षेत्र का मजाक उड़ाने की योजना बनाई थी, अपने पिता को देखकर हौंफने लगा। जियांग तियानेक्सियोन ने जियांग चेन को ध्यान से देखा, मानो वह उसमें कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हो। जुयुआन क्षेत्र। चेन, क्या ये सच है? गाओ यू ने उत्साह से आगे बढ़कर जियांग चेन की बांह पकड़ ली। उसे एक के बाद एक सुखद आश्चर्य का अनुभव हो रहा था। उसकी मनोदशा अवर्णनीय थी। उसका बेटा इसलिए अपंग नहीं हुआ था क्योंकि उसकी दिव्य नाड़ी छीन ली गई थी, वह तो फिर से खड़ा हो गया था। युवा स्वामी, युवा मास्टर चेन। पूर्वी आंगन के सभी लोग इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अपना हौसला मिल गया हो। जियांग चेन के वहां रहते हुए पश्चिमी आंगन के लोग सफल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद जियांग तियानेक्सियोन बिना कुछ कहे वहां से चले गए। जियांग चेन, मेरा भाई कल वापस आ जाएगा, तब तुम देखोगे। जियांग जियान ने एक कठोर धमकी दी और अनिच्छा से वहां से चली गई। कभी भी, जियांग चेन ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, ऐसे नन्हे बदमाश में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस प्रकार वार्षिक पुरस्कार वितरण के मामले में पूर्वी आंगन ने पश्चिमी आंगन को पूरी तरह से पछाड़ दिया और नायक स्वाभाविक रूप से जियांग चेन थे। बच्चे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जियांग चेन द्वारा दिव्य श्रेणी की ऊर्जा संचयन गोलियों के बारे में बताई गई बातों को सुनकर गाओ यू को अचानक समझ आ गया। फिर उसने असंतुष्ट होकर फैन तू को घूरते हुए कहा, तुम भी उसके साथ क्यों उलझे हुए हो? मालकिन, फैन तू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। माँ, क्या मैं आपको सरप्राइज देने की कोशिश नहीं कर रहा था? जियांग चेन ने जल्दी से कहा। क्या आश्चर्य की बात है। माँ पिछले कुछ दिनों से ठीक से खा भी नहीं पा रही हैं।
गाओ यूए ने उसकी ओर देखते हुए शिकायत की, फिर अचानक मीठी मुस्कान बिखेरी। कृपया ले जाए, कृपया ले जाए, कृपया ले जाए। अध्याय 19 तलवार द्वार से पूछना। जुयुआन क्षेत्र का विभाजन क्यूई संघनन क्षेत्र से अलग है, जिसे प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और अंतिम चरण में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चरण को आगे प्रवेश, पूर्णता और शिखर में विभाजित किया गया है। जियांग चेन का वर्तमान स्तर जुयुआन क्षेत्र का प्रवेश चरण है। वार्षिक बोनस वितरण के दूसरे दिन अनुपस्थित रहे जियांग परिवार के सदस्य एक एक करके वापस लौट आए। उनमें जियांग के बड़े भाई जियांग फैंग भी शामिल थे, जिन्होंने इस वर्ष तेजी से प्रगति की थी और जुयुआन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के शिखर पर पहुंच गए थे। वह अपने साथ एक प्रतिष्ठित महिला साथी को भी लेकर आया, जिससे दूसरों को ईर्ष्या होने लगी। इसके अलावा जियांग चेन का चचेरा भाई, जिसके साथ उसके अच्छे संबंध थे, वह भी लौट आया। उसका नाम जियांग लू है, जो एक बेहद खूबसूरत महिला है, और नानफेंग रिज पर लौटने के बाद उसने सबसे पहले जियांग चेन के कमरे में आकर उसकी बदकिस्मती पर अपनी सहानुभूति और आक्रोश व्यक्त किया। वह सुकियान के बारे में भी खबर लेकर आई थी। कल के वार्षिक उत्सव में एक ऐसा शत्रु प्रकट होगा जिससे निपटना जियांग चेन के लिए बहुत मुश्किल होगा। मेन फी नाम का एक युवक अपनी छोटी बहन के साथ जियांग हवेली में आया और उसने बताया कि वे 10,000 पहाड़ों में प्रशिक्षण ले रहे थे और नए साल के लिए वापस आने का समय नहीं था, इसलिए वे उत्सव में शामिल होने के लिए जियांग हवेली आए थे। जियांग लू, जिसे पता नहीं था कि उसे यह खबर कहां से मिली, ने जियांग चेन से कहा, वह सुकियान का नया प्रेमी है और वह सुकियान के लिए तुमसे बदला लेना चाहता है। उसका गुरु गुइया 10,000 पहाड़ों में एक बहुत प्रसिद्ध शक्तिशाली साधक है। ओह, मुझसे बदला लेना। जियांग चेन को इसका मतलब ठीक से समझ नहीं आया। अगर किसी को किसी से बदला लेना चाहिए तो वह उसे ही लेना चाहिए। क्या तुमने सुकियान को तलाक का पत्र लिखा था? जियांग लू ने पूछा। हाँ, किसी लड़की के लिए तलाक का पत्र मिलना बहुत शर्मनाक बात है और इससे मेनफी को तुम्हारे फेंके हुए कचरे को उठाने वाली कहा जाएगा। वे चाहते हैं कि तुम सगाई तोड़ने के लिए खेद पत्र पर हस्ताक्षर करो। जियांग चेन को अचानक सब कुछ समझ आ गया, लेकिन वह अभी भी थोड़ा उलझन में थी और बोली, तुम्हें ये सारी खबर कैसे पता चली? मैं वैश्वी शहर में हूँ। जियांग चेन ने सिर हिलाया। जियांग लू वैश्वी शहर में काम करती है, इसलिए उसकी जानकारी स्वाभाविक रूप से कहीं अधिक अच्छी होगी। चूंकि आप पहले से ही जानते हैं कि मेनफी सुकियान का प्रेमी है, इसलिए मेरे तलाक के पत्र में स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। जियांग लू अब भी चिंतित थी और बोली, मुझे बस डर है कि वह कल आपको परेशानी में डाल देगा। उसके पास प्रारंभिक चरण के शिखर की शक्ति है और उसका गुरु गुइया है। चिंता मत करो। जियांग चेन ने इस बात को दिल पर नहीं लिया और शांति से उसकी बात को बीच में ही रोक दिया। जियांग लू ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बिल्कुल बदल गए हो? ऐसी घटना घटने के बाद किसी के पास समझदार बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, जियांग चेन ने बेबसी से कहा। उफ, उदास मत हो। समय बीत जाएगा और तुम्हारे चाचा को जरूर बचा लिया जाएगा। जियांग लू को ये कहते ही पछतावा हुआ और उसने दुखी मन से जियांग चेन की ओर देखा। अगले दिन वार्षिक उत्सव आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ और जीवंत वातावरण के लिए नानफेंग रिज पर आने वाले मेहमान पहले ही पहुंच चुके थे। इनमें से अधिकांश मेहमान या तो समय पर घर नहीं पहुंच पाए या उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए वे नववर्ष के माहौल का अनुभव करने के लिए नानफेंग रिज आए। हालांकि इस साल के मेहमानों में कुछ नए चेहरे भी देखने को मिले। उदाहरण के लिए मेनफी, जिसका जिक्र जियांग लू ने किया था, और उसकी छोटी बहन लियूफी। वहां जियाओ हाई भी था, जो अक्सर जियांग हवेली के लिए स्पिरिट पिल्स बनाने आता था, लेकिन नववर्ष के लिए वह पहली बार आया था और उसका चेहरा अनफ्रेंडली था। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। पश्चिमी आंगन में मौजूद लोगों को जल्द ही पता चल गया कि शियाओ हाई को जियांग चेन ने पीट कर इस हालत में पहुंचा दिया है और वह आज हंगामा करने आया है और उसका मालिक जल्द ही आने वाला है। इसके अलावा लोगों को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात वेन जियान संप्रदाय के शिष्य थे। वो 10,000 पहाड़ों के बाहर स्थित एक बड़ा विद्यालय था और उसकी ख्याति नानफेंग रिज तक फैली हुई थी, जो उसकी शक्ति को दर्शाती थी। दोनों शिष्य 10,000 पहाड़ों में छिपे एक कुख्यात अपराधी का पीछा कर रहे थे और ये देखकर कि वे नए साल के लिए जल्दी वापस नहीं लौट सकते, वे जियांग परिवार के पास आए। जियांग परिवार ने स्वाभाविक रूप से उन्हें विशिष्ट अतिथियों के रूप में माना। इसी समय पूर्वी आंगन के लिए एक विशेष अतिथि उपस्थित थे, जो सु परिवार के एक सदस्य थे। वह पूर्वी आंगन की तरफ बैठा था, मानो दोनों परिवारों के बीच मौजूदा संबंधों से अनजान हो।
बातें कर रहा था और हंस रहा था, जिससे पूर्वी आंगन में बैठे लोगों को बहुत अजीब लग रहा था। इसी समय नए कपड़े पहने जियांग चेन चौक पर आया, जहां नौकर व्यवस्था कर रहे थे, और दूर दूर तक बड़ी बड़ी गोल मेजें लगी हुई थीं। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उस पर सबकी नजर पड़ गई और कोई झटपट उसके पास चला गया। जियांग चेन सफेद वस्त्र पहने असाधारण व्यवहार वाले एक बेहद आकर्षक युवक के साथ एक कुलीन महिला भी थी। वह युवक जियांग जियान का बड़ा भाई था, जो अभी अभी अकादमी से लौटा था। उसका स्तर जुयुआन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के शिखर पर था, जो जियांग परिवार के फैंग शिंगार्ड के बराबर था, और उसकी आयु केवल 20 वर्ष थी। इससे पहले नानफेंग रिज में जियांग फैंग का दबदबा बहुत मजबूत था, जब तक कि जियांग चेन ने अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया। सौभाग्यवश दोनों की उम्र में 4 साल का अंतर था और उनके बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, इसलिए कभी कोई टकराव नहीं हुआ था। अकादमी जाने के बाद तो उनका मेलजोल और भी कम हो गया। तुम फैंगली जियान के बेटे हो, तुम कोई खास नहीं हो। जियांग फैंग के बगल में खड़ी महिला ने जियांग चेन को घूर कर देखा, उसके होठों के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। जियांग चेन के कुछ बोलने से पहले ही उसने आगे कहा, सच कहूं तो फैंगली जियान के बिना आपकी नानफेंग रिज एक साधारण सी ताकत है। इतना कहकर उसने चारों ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। जियांग फैंग शर्मिंदा लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसके साथी का स्वभाव ऐसा ही है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। तुम कौन हो? जियांग चेन ने पूछा। मेरा नाम जिनजी है, आप मुझे यंग मिस जिन कह सकते हैं। उसने गर्व से अपनी छाती फुला ली। मेहमान होने के नाते अपनी जुबान संभाल कर बात करो। जियांग चेन ने उसकी तरफ ध्यान से नहीं देखा। जिन जी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गुस्से से कहा, तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? एक असभ्य महिला शिष्टाचार से अनभिज्ञ जियांग चेन ने ठंडे लहजे में कहा। शिष्टाचार? हे, तुम इस छोटे से नानफेंग रिज वाले मुझसे शिष्टाचार के बारे में सुनना चाहते हो? क्या तुम इसके लायक हो? तो कृपया चले जाइए। जियांग चेन ने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। जिन जी निश्चित रूप से इस तरह नहीं जाती, लेकिन एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसके बगल में खड़ी जियांग फैंग को बोलने का मौका मिला। जियांग चेन, वह मेरी आमंत्रित अतिथि है, तुम उसे क्यों भगा रहे हो? तो क्या तुम उसे ये सब बातें कहने और जियांग परिवार का अपमान करने दोगे? यह मत भूलो कि तुम्हारा उपनाम भी जियांग मनो है। जियांग चेन ने पूछा। जियांग फैंग ने देखा कि यह लड़का जिन जी के सामने उसकी बात नहीं मान रहा है, और वह बेहद नाराज होकर बोला, 1 साल तक एक दूसरे से न मिलने के बाद तुम इतने वाकपटु हो गए हो। लगता है कि पिता के अनुशासन के बिना तुम और भी बिगड़ते जा रहे हो। आज बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। क्या ऐसा है? तुम मुझे सबक कैसे सिखाओगे? जियांग चेन ने अपना सिर पीछे झुकाया और उसे चुनौती भरे अंदाज में देखा। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। वार्षिक उत्सव में आपको कई अवसर मिलेंगे। जियांग फैंग ने जल्दबाजी नहीं की और जिन जी के साथ वहां से चले गए। इसी क्षण जियांग चेन ने महसूस किया कि एक निगाह उस पर पड़ रही है, जो बेहद ठंडी थी, जिससे वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। उसने उधर देखा तो उसे विशिष्ट अतिथि की सीट पर जियांग फैंग के लगभग समान उम्र का एक युवक बैठा दिखाई दिया। संयोगवश उनके बगल में एक महिला भी मौजूद थी। इसी क्षण जियांग लू उसके पास आई, उसकी निगाहों को देखा और उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया। क्या वह मेंगफी है? जियांग चेन की आंखें सिकुड़ गईं, न केवल बिना किसी भय के बल्कि उनमें छिपी हुई तीक्ष्णता भी थी। उसे याद आया कि पिछली बार जब उसकी मासू परिवार के घर गई थी, तो एक ऐसे व्यक्ति ने उसका अपमान किया था जिसने खुद को सुकियान का प्रेमी बताया था। उसने जुएर को बुलाया, मेंगफेई की ओर इशारा किया और पूछा, क्या वह वही व्यक्ति था जो उस दिन था? ये वही था। जुएर ने एक नजर डाली और निश्चित रूप से सिर हिलाया। उसने क्या कहा? जियांग चेन ने पूछा। युवा स्वामी। अप्रत्याशित रूप से जुएर ने उसकी ओर देखा और बोलने की हिम्मत नहीं की। जियांग चेन चौंक गई। जुएर के स्वभाव को देखते हुए उसने वास्तव में बोलने की हिम्मत नहीं की, जिससे पता चलता है कि उस समय मेंगफी के शब्द कितने अतिरंजित थे। बहुत अच्छा, मैं समझ गया, जियांग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। अध्याय 20 आत्मा वियोग धनुष। तभी पूरे आयोजन स्थल पर काफी हंगामा मच गया। जैसे ही जियांग परिवार के मुखिया और जियांग चेन के दादा जियांग वेंटिन धीरे धीरे अंदर आए, आने वाले मेहमान एक एक करके उठ खड़े हुए और एक ही दिशा में देखने लगे। जियांग परिवार के कई सदस्यों ने उन्हें लगभग आधे साल से नहीं देखा था। इस त्योहार के दिन उनकी उपस्थिति ने अंततः उनके मन को शांति प्रदान की, क्योंकि वे अभी भी स्वस्थ और तेजस्वी दिख रहे थे।
जियांग वेंटियन ने आने वाले प्रत्येक अतिथि का अभिवादन किया और फिर मुख्य मेज पर अपनी जगह पर बैठ गए। जियांग चेन ने गाओ यू की नज़र को भांप लिया और उनका अभिवादन करने के लिए उनके पास चला गया। चेना, तुम्हारा शरीर कैसा महसूस कर रहा है? जियांग वेंटियन के झुर्रियों वाले चेहरे पर एक हार्दिक मुस्कान खिल उठी। उसने ब्लैक ड्रैगन सिटी या जियांग चेन के पिता का जिक्र नहीं किया। जियांग चेन समझ गया और उसने नव वर्ष की शुभकामनाओं के कुछ शब्द कहे। जियांग लू, जियांग जियान, जियांग फैंग और अन्य प्रत्यक्ष वंशज शिष्य एक के बाद एक आकर गुरु को अपना सम्मान अर्पित करने के लिए आगे आए। इसके बाद जियांग वेंटियन खड़े हुए, सभी का सामना किया और जोरदार ढंग से नव वर्ष भोज के आधिकारिक शुभारंभ की घोषणा की। स्वादिष्ट व्यंजनों से लदी मेजें सजी हुई थीं, उनकी सुगंध पूरे परिसर में फैल रही थी और सबसे ज्यादा खाने के शौकीन बच्चे सबसे पहले अपनी चॉपस्टिक उठाने के लिए आगे आए। जियांग फैंग, अकादमी में 1 साल बिताने से आपको क्या लाभ हुआ? जियांग वेंटियन ने पूछा। जियांग फैंग का हृदय आनंद से भर उठा और उसने गर्व से उत्तर दिया, दादाजी, मेरा क्षेत्र प्रारंभिक चरण के शिखर पर पहुंच चुका है। जल्द ही मैं जुयुआन क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच जाऊंगा। तब तक बड़ा भाई भी जियांग परिवार में एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका होगा। जियांग जियान ने तुरंत कहा। अच्छा। जियांग वेंटियन ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर अचानक जियांग चेन की ओर देखा और थोड़ी सी अफसोस भरी आवाज में कहा, अगर शियाओ चेन घायल न हुआ होता तो कितना अच्छा होता। ये शब्द सुनते ही जियांग फैंग नाराजगी से बोला, पहले जियांग चेन क्यूई संघनन क्षेत्र की बाधा में फंसा हुआ था, जिसे पार करने में वाकई समय लगता था। अगर उसे चोट न भी लगी होती तो भी लगभग 1 साल का समय लग जाता। जियांग चेन को इतना समय क्यों चाहिए होगा, जबकि वह अपनी चोट के बाद आधे साल से भी कम समय में जुयुआन क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम था। जियांग लू ने पलटवार किया, क्या तुम खुद अभी अभी जुयुआन क्षेत्र के नहीं बने? इसमें तुम्हें कितना समय लगा? जियांग फैंग ने व्यंग्य किया। जूनियर छात्रों के बीच की नोकझोंक सुनकर मेज पर बैठे लोग हंसने लगे। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, तो फिर आइए वार्षिक मूल्यांकन शुरू करें और देखें कि किस परिवार का शिष्य सबसे उत्कृष्ट है। तुरंत ही सभी शिष्यों के चेहरे गंभीर हो गए, उनमें घबराहट के साथ साथ प्रत्याशा के भाव भी झलक रहे थे। नव वर्ष केवल भोजन के लिए एकत्रित होने का ही अवसर नहीं था, ये युवा पीढ़ी के विकास का अवलोकन करने का भी अवसर था। यही कारण था कि जियांग चेन ने जुयुआन क्षेत्र का अभ्यासी बनने का प्रयास किया। बहुत बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। लीविंग सोलबो निकालिए। जियांग वेंटियन को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने हाथ हिलाकर इशारा किया। विदाई की आत्मा का प्रणाम। ये नानफेंग रिज का एक अनूठा हथियार था, जिसकी विशेषता ये थी कि इसमें कोई घातक क्षमता नहीं थी, लेकिन ये किसी व्यक्ति की आत्मा की शक्ति का परीक्षण कर सकता था। आत्मा की शक्ति बदले में साधना तकनीक और मार्शल आर्ट की समझ से संबंधित होती है। इसलिए लिविंग सोल बो किसी व्यक्ति की जन्मजात प्रतिभा को प्रकट कर सकता है। ये बहुत ही दुर्लभ था। इस महाद्वीप में प्रतिभा का प्रभाव व्यक्ति के हर पहलू पर पड़ता था, फिर भी आज तक प्रतिभा का निर्धारण करने का कोई 100% विश्वसनीय तरीका नहीं है। ये पत्थरों पर जुआ खेलने जैसा था, ये देखने के लिए कि अंदर खजाना है या कचरा, बाहरी परत को हटाना पड़ता था। किसी व्यक्ति को अपने कौशल को निखारने की भी आवश्यकता होती है, और समय तथा उपलब्धियों का उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जाता है। हालांकि हर कोई अपनी प्रतिभा के बारे में पहले से जानना चाहता था, ये जानना चाहता था कि वे साधना के मार्ग पर कितनी दूर तक जा सकते हैं। कई प्रमुख शक्तियों को तो प्रतिभा का परीक्षण करने और साधना के लिए शिष्यों का चयन करने के तरीके खोजने की भी उम्मीद थी। जियांग परिवार के शिष्य लिविंग सोलबो का इस्तेमाल दूर स्थित लक्ष्य पर तीर चलाने के लिए करते थे। दूरी जितनी अधिक होती थी, आत्मा की शक्ति उतनी ही अधिक होती थी। वेन जियान संप्रदाय के शिष्य मुरोंग फैंग और लीली को शुरू में पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन पास में मौजूद जियांग परिवार के सदस्यों से स्पष्टीकरण सुनने के बाद वे समझ गए। मुरोंग फैंग एक बेहद खूबसूरत महिला थी, जिसकी सुंदरता 10,000 पहाड़ों की महिलाओं से बिल्कुल अलग थी। वह सुरुचिपूर्ण होने के साथ साथ जीवंत भी थी। उसकी शरीर से चिपकी हुई लंबी पोशाक पहले ही कई लोगों की उत्सुक निगाहों को आकर्षित कर चुकी थी। उन्होंने कहा, प्रतिभा परीक्षण के उपकरण हमेशा से दुर्लभ रहे हैं, खासकर वे जिनकी सटीकता कम होती है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे 10,000 पहाड़ों जैसी जगह पर ऐसा कोई उपकरण देखने को मिलेगा, और वह भी इतने दिलचस्प तरीके से बनाया गया। जब हम वापस जाएंगे तो एक खरीद कर उसे वापस ले जाएंगे ताकि बड़े बुजुर्ग ये देख सके कि यह विधि सटीक है या नहीं, लीली ने कहा। ठीक है। वेन जियान संप्रदाय के पास प्रतिभा परखने के लिए विशेष रूप से वेनतियान तलवार भी थी।
तलवार की धार पर हथियारों के पैटर्न उकेरे गए थे, जिससे इसे म्यान से निकालना बहुत मुश्किल था। तलवार को कितनी दूर तक निकाला जा सकता था, उसी से तलवारबाजी में व्यक्ति की प्रतिभा का निर्धारण होता था। लिविंग सोलबो की संख्या सीमित थी, इसलिए जियांग परिवार के शिष्यों को बारी बारी से इनका उपयोग करना पड़ता था। एक एक करके शिष्यों ने खुले मैदान में खड़े होकर लिविंग सोलबो धारण किया और हवा में लटके चीनी मिट्टी के बर्तनों पर निशाना साधा। सबसे नजदीकी बर्तन 300 कदम दूर था। अधिकांश शिष्यों ने नजदीकी लक्ष्यों को चुना, क्योंकि यदि वे दूर के लक्ष्य को निशाना बनाते और चूक जाते तो उनका स्कोर 0 हो जाता। केवल वही लोग उच्च स्तर की चुनौती स्वीकार करेंगे जिनमें पर्याप्त आत्मविश्वास हो। उदाहरण के लिए जियांग फैंग। चूंकि उन्हें कैंगनान अकादमी द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, इसलिए उनकी प्रतिभा बहुत खराब नहीं होगी। उसने बड़े ही शानदार अंदाज में एक तीर चलाया। तीर से एक तीखी लंबी सीटी की आवाज निकली। वह आकाश को चीरता हुआ गया और 800 कदम दूर रखे एक चीनी मिट्टी के बर्तन को चकनाचूर कर दिया। जियांग परिवार के सदस्य आश्चर्य से हौंफने लगे और जियांग तियानिक्स्योंग और भी अधिक गर्वित दिखाई दिया। बुरा नहीं है, जियांग वेंटियन ने भी संतुष्टि से सिर हिलाया। ये तो मजेदार है, मैं भी इसे आजमाऊंगा। जिन जी अचानक जियांग फैंग के पास गई। उसकी आवाज में चर्चा करने का कोई इरादा नहीं था और उसने सीधे अपना हाथ आगे बढ़ाया। कोई बात नहीं, जियांग फैंग ने लिविंग सोलबो उसे सौंप दिया। जिन जी को तीर चलाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने पहले लिविंग सोलबो से अभ्यास किया, धनुष की डोरी खींचने की कोशिश की और फिर लिविंग सोल एरो को धनुष पर चढ़ाया। वह बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसने 1000 कदम दूर स्थित लक्ष्य पर सीधा निशाना साधा। उसकी पतली बाह ने धनुष की डोरी को उसकी सीमा तक खींचा और एक सरसराहट के साथ तीर 1200 कदम दूर रखे चीनी मिट्टी के बर्तन से जा टकराया। वाह! कई लोग आश्चर्यचकित रह गए। ओह, लगता है मैं और भी दूर का निशाना चुन सकती हूँ। जिन जी बहुत खुश थी और दूसरा निशाना लगाने ही वाली थी। जियांग परिवार खेलने कूदने की जगह नहीं है। एक व्यक्ति एक बारी। अगर आप खेलना भी चाहते हैं तो आपको नियमों का पालन करना होगा। जियांग चेन लगभग अवाक होकर उस महिला के पास गया। अपने पिछले जीवन में लिंगयुन हॉल के पुत्र के रूप में उन्होंने कभी भी अपनी स्थिति के कारण अहंकार नहीं दिखाया था। जिन जी का व्यवहार धनी वंशजों की पहली पीढ़ी जैसा था, जिसमें एक अमिट बुरी आदत समाई हुई थी। कितने असभ्य, कितने कंजूस! जिन जी ने मुंह फुला लिया। जियांग चेन के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं थी। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं और उसने लिविंग सोलबो उसे देते हुए चिढ़ाते हुए कहा, तुमने अभी तक तीर नहीं चलाया है ना? पिछले सालों में तुम्हारा स्कोर क्या था? 800 कदम। जियांग फैंग ने जवाब देने में मदद की। पहले तो वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब उसे पता चला कि जियांग चेन के पास एक दिव्य नारी है, तो उसे राहत मिली, क्योंकि दिव्य नारी की खबर के साथ साथ दिव्य नारी की चोरी और पूर्वी आंगन में हुए दुखद बदलाव का मामला भी था। देखो, क्या तुम छोटी मालकिन का रिकॉर्ड तोड़ सकती हो? ये सुनकर कि जियांग चेन का रिकॉर्ड उससे 400 कदम पीछे है, जिन जी ने बहुत ही प्यारी मुस्कान बिखेरी। जियांग चेन ने लिविंग सोलबो उठाया, ये सोचते हुए कि उसके पिता जियांग किंगयू ने 2000 कदम का रिकॉर्ड बनाया था, जो उसकी स्मृति में एक विशेष रूप से यादगार घटना थी। पूर्व खिलाड़ी जियांग चेन अक्सर इसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते थे। मैं इसे हासिल करने में आपकी मदद करता हूँ। जियांग चेन ने धनुष उठाया और तीर को धनुष पर चढ़ाकर 2000 कदम दूर रखे चीनी मिट्टी के बर्तन पर निशाना साधा। इस हरकत ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पास ही खड़े जियांग फैंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह मत भूलो, अगर तुम इतनी दूर तक निशाना नहीं लगा सकते तो तीर चूक जाएगा और तुम्हारा स्कोर 0 हो जाएगा। दूरी जितनी अधिक होगी, कठिनाई उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि तब आत्मा की शक्ति न केवल दूरी में बल्कि सटीकता में भी परिलक्षित होती थी। 2000 कदम की दूरी पर चीनी मिट्टी का बर्तन लगभग एक काले बिंदु जैसा दिख रहा था। आगे की कहानी सुनाने के लिए वीके स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।